हेलो। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से एक क्विक रिवीजन होगा, स्टडी मटेरियल से है, तो आप स्टडी मटेरियल से प्लीज़ इसे रीड करें। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसमें लर्निंग आउटकम्स गिवन है। लेट्स चैप्टर ओवरव्यू इज गिवन। इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में गिवन है द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 9 जनवरी 2007 को उन्होंने नोटिफाई करा। ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पार्लियामेंट में से पास किया गया। ये नॉर्मल सिनेरियो है, नॉर्मल डिटेल दे रखी है इस एक्ट की। इसमें कुछ शेड्यूल गिवन है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड, फोर्थ। इट इज़ नॉट मोर इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्पज। वी विल टेक क्विक रिविजन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा फोकसली कवर किया जाएगा। ओके। नीड फॉर द न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक कि नीड क्या थी न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखते हैं ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 एक्ट है, इसे पास किया गया, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आपको पता होगा सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे पास ऑलरेडी थी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी था, लेकिन 2008 में ये LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्यों लाया गया? तो स्टार्टिंग में लिखा है लो द लॉ मेकर इन्विसेज द नीड ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ न्यू लेजिस्लेशन। वो एक नया लेजिस्लेशन लाना चाहते थे फॉर द क्रिएशन ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि पार्टनरशिप जो 1932 है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी शो करता है सारे पार्टनर्स के लिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या फीचर होता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पार्टनर्स को जितनी भी उनके ऊपर लाइबिलिटी आएगी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी उस लायबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स को लॉस हुआ 10 लाख रुपीस का, और पार्टनरशिप फर्म में उनकी जो एसेट्स हैं लायबिलिटी से कंपेयर करने के बाद भी वो 10 लाख रुपीस नहीं है, वो 4 लाख या 5 लाख है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी से उन्हें रिमेनिंग अमाउंट लाना पड़ेगा। रिमेनिंग अमाउंट यू कैन से 10 लाख अगर उनके पास लायबिलिटी क्रिएट हुई और पार्टनरशिप की एसेट्स बेचकर अगर सिर्फ 4 लाख रुपए ही आए, तो बाकी के 6 लाख वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से ला कर देंगे। बट इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो गई। अब लिमिटेड क्यों की गई? क्योंकि पार्टनरशिप को वो एक कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करना चाहते थे। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो फीचर है वो कंपनी एक्ट 2013 यानी कि कंपनी के फीचर से मिलता जुलता है। कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, उनके मेंबर्स की लायबिलिटी। ठीक इसी तरह से पार्टनरशिप जो बनाई गई है LLP, वहां पर भी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। तो LLP में यू कैन से LLP के अंदर पार्टनरशिप एज वेल एज कंपनी का फीचर इंक्लूड है। ओके। कंपनी का फीचर लिमिटेड लायबिलिटी के लिए इंक्लूड है, और भी थोड़े बहुत फीचर्स के इंक्लूड है, वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। पार्टनरशिप्स टू मीट विद द कंटेम्प्रेरी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी की कंटेम्प्रेरी ग्रोथ के लिए ऐसा किया गया। अ नीड हैज बीन फेल्ट, एक नीड इसकी जरूरत पड़ेगी कॉर्पोरेट फॉर्म के लिए। इसे इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म, एक कॉर्पोरेट फॉर्म लाइक कॉर्पोरेट में यू कैन अंडरस्टैंड जैसे कंपनी कॉर्पोरेट फॉर्म है, इसे भी कॉर्पोरेट फॉर्म बनाया गया। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लिसन टू मी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन जैसे कंपलसरी होता है, इसी तरह से LLP 2008 जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है जो पार्टनरशिप 1932 एक्ट में, लेकिन जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली कंपलसरी है। ओके। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इसका मीनिंग दिया गया है। मीनिंग में देखिए, LLP इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी, एक न्यू फॉर्म है विद लिमिटेड लायबिलिटी। इसके नाम में ही पता है कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस, ये एक अल्टरनेटिव बिजनेस कॉर्पोरेट है व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का सिर्फ बेनिफिट नहीं है एट लो कंप्लायंस कॉस्ट, बट अलाउ इट्स पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की एक फ्लेक्सिबिलिटी को शो करते हैं। अभी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है? जिस तरह से पार्टनरशिप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी वो फ्लेक्सिबिलिटी सेम रहेगी, बट मेन पॉइंट है इसमें लो कंप्लायंस, क्योंकि कंपनी के अंदर कंप्लायंस ज़्यादा होते हैं। रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल नहीं देना पड़ेगा, बट पार्टनर्स की लायबिलिटी हो जाएगी लिमिटेड। ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, हम नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल इसके डेफिनेशन रीड करेंगे। जैसे न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस
entity with limited liability, alternative corporate business vehicle, allow the partner the flexibility for managing their internal structure. Liability for partner will be limited and LLP itself will be liable for the full extent of its assets. ये पॉइंट है लास्ट का जो ध्यान से देखिए, फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। तो जो एलएलपी है वो लायबल होगी किसके लिए, अपने एसेट्स के फुल एक्सटेंट के लिए। फॉर एग्जांपल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की एसेट्स है 10 लाख रुपीज और लायबिलिटी 10 लाख रुपीज है। अब अगर एलएलपी वाउंड अप हो रही है किसी भी पर्पज से, अगर उसे बंद किया जा रहा है किसी भी गलती की वजह से या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से, और उसे लायबिलिटी पे करनी है, लायबिलिटी पे करने के लिए वो अपनी एसेट्स को सेल करेंगे। एसेट्स अगर 10 लाख है, लायबिलिटी 10 लाख है, जब एसेट्स को सेल करने जाते हैं और उसकी वैल्यू 10 लाख से कम होकर उन्हें 8 लाख रुपीज रिसीव हुए, तो लायबिलिटी में जो 10 लाख है उन्हें 10 लाख पे करने के लिए 8 लाख ही पे करने हैं, बाकी के 2 लाख जिस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए उन्हें नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर एलएलपी में इसकी जो लायबिलिटी है वो एक्सटेंड है एसेट्स तक, एसेट्स तक एक्सटेंड की गई है, यानी कि जितने एसेट्स होंगे उतने ही पे करेंगे, घर से कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं लेकर आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है कुछ बॉडी कॉर्पोरेट की सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में। बॉडी कॉर्पोरेट में देखिए क्या क्या आते हैं। एलएलपी जो रजिस्टर्ड होगी अंडर दिस एक्ट 2008, और एलएलपी जो इनकॉर्पोरेटेड होगी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। आपको पता होगा जो बॉडी कॉर्पोरेट है हमने कंपनी एक्ट में भी इसे कवर किया था। अगर आपने कंपनी एक्ट का रिवीजन वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसमें से देख सकते हैं। वो क्विक रिवीजन वीडियो, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर किए गए हैं फोकसली, बाकी कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें स्पीड से कराया गया है। नेक्स्ट, तो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब ध्यान से देखिए, एलएलपी हैं, दोनों पॉइंट्स एलएलपी के हैं, ए फर्स्ट एंड सेकंड, इंडिया में रजिस्टर्ड आउटसाइड रजिस्टर्ड। थर्ड पॉइंट है कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि फॉरेन कंपनी को भी एलएलपी में इंक्लूड किया गया है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के तहत, लेकिन किसे इंक्लूड नहीं किया गया, बट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल। कोई कॉर्पोरेशन होगी जैसे कंपनी टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्लूड नहीं किया गया बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में। रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, कहीं भी वो रजिस्टर्ड की हुई है फॉर द टाइम बिगिन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है। और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी 1956 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इस एक्ट में डिफाइन नहीं है, इसके बाहर है, उसे भी नहीं इंक्लूड किया जाएगा। अब बिजनेस की डेफिनेशन दी गई है, बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, बिजनेस के अंदर ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। ये सारे डेफिनेशन क्यों दी गई है, क्योंकि ये सारे बेसिक पॉइंट है जो हमारे एलएलपी को समझने से पहले कंसिडर किए जाएंगे। बट एलएलपी का अगर क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये डेफिनेशंस नहीं आएंगी। जो क्वेश्चंस आते हैं अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज अ पर्सन टू सेक्शन 7। अब हमें सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कौन से पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब होता है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर जो काम तो करेंगे, साथ में इंटरनल अफेयर्स भी देखेंगे हमारी एलएलपी के अंदर। जिन्हें काम सौंप दिया गया उसे डेजिग्नेटेड बोलते हैं। एक पर्टिकुलर जॉब जिसे डिज़ाइन करके दे दी जाए कि आपका पर्टिकुलर काम है बिजनेस के इंटरनल मैनेजमेंट को देखना, एक्सटर्नल कैश मैनेजमेंट करना, वो सब डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एंटिटी। एंटिटी की जो डेफिनेशन है वो भी बता रखी है, मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड फॉर द पर्पस सेक्शन 18। इन सेक्शंस के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। एंटिटी के अंदर बहुत सारे, सोल प्रोप्राइटर भी एक एंटिटी होती है, कंपनी भी एक एंटिटी है, पार्टनरशिप भी एंटिटी है, एलएलपी भी एंटिटी है। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा, फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल एंड 31 मार्च। सिंपल डेफिनेशन, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th पॉइंट को ध्यान से देखिए। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको पता है फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल टू 31 मार्च, क्लियर है। अब हावेवर के बाद जो डेफिनेशन है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हावेवर इन केस ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th डे ऑफ सेप्टेम्बर, अगर कोई एलएलपी 30th सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होती है, द फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो 31 मार्च को नहीं, वो नेक्स्ट 31 मार्च को माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं,
अगर एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 15 अक्टूबर को और ये जो 15 अक्टूबर की डेट है ये 30 सितंबर के बाद है। अगर 30 सितंबर से पहले इनकॉर्पोरेट होती, फॉर एग्जांपल 1 सितंबर को, तो 31 मार्च ही उसकी डेट होती। जैसे अगर कोई एलएलपी रजिस्टर्ड होती 1 सितंबर 2020 को, तो उसकी जो क्लोजिंग डेट होती वो 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को होती। बट अगर 30 सितंबर को अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 30 सितंबर के बाद, आफ्टर लिखा है यहाँ पे, सॉरी, आफ्टर 30 सितंबर, नॉट 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी भी मंथ में अगर होगी रजिस्टर्ड, तो उससे नेक्स्ट ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर का क्लोज मानेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, 15 अक्टूबर 2017 को एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली क्लोज होना चाहिए 31 मार्च 2018 को, लेकिन हम क्या मानेंगे 31 मार्च 2019। इट इज़ द डिफरेंट डेफिनेशन फ्रॉम अनदर कंपनी एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी के डेफिनेशन आप ध्यान रखना। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर होते हैं। नेक्स्ट ईयर इन कीपिंग विद द इनकम टैक्स लॉ द फाइनेंशियल ईयर एलएलपी शुड ऑलवेज बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब इसे ध्यान से देखिए, अगर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होगा, लेकिन अगर 30 सितंबर के बाद कोई भी एलएलपी रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो नेक्स्ट नहीं, उससे नेक्स्ट, वो सेम नहीं, मतलब नेक्स्ट ही माना जाएगा। ओके, फॉरेन एलएलपी की डेफिनेशन गिवन है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन एन में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड अंडर एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसे रीड कर सकते हैं। एलएलपी एग्रीमेंट, पार्टनर की सेक्शन डेफिनेशन ये भी, पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट, यानी कि जो पार्टनर एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं पार्टनर्स को पार्टनर बोला जाएगा अंडर एलएलपी एक्ट। ये सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, इसको ध्यान से देखिए। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जब हम एलएलपी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने साफ साफ कहा कि हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात नहीं करेंगे, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब तक कहा ना जाए द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी, जब तक कहा ना जाए तब तक एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, और अगर कह दिया तो एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। पार्टनर्स सेक्शन 5, एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी पार्टनर इन एन एलपी, हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो पार्टनर सेक्शन 5 के अंदर डिफाइन किए गए हैं उसमें ये बताया गया कि कोई भी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी, तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर वो कंपनी होती है जो फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई है, नॉट इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड किया गया है अकॉर्डिंग टू एलएलपी एक्ट। और साथ में ये भी दिखाया गया है कि जो पार्टनरशिप फर्म इंडिया में रजिस्टर्ड हुई या बाहर रजिस्टर्ड हुई वो भी एलएलपी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड है। हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकम, अब इंडिविजुअल का पार्टनर नहीं बनेगा, ये हमने शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा हुआ है। ही हैज़ बिन फाउंड अनसाउंड माइंड, अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का होता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट में भी इंटर नहीं हो सकता, तो पार्टनरशिप में तो इंटर होने का सवाल ही नहीं होता। पार्टनरशिप 1932 के अंदर माइनर को एडमिट कर सकते हैं, आपको पता होगा, वो भी बेनिफिट के लिए। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। ही हैज़ बीन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट और कंपिटेंट जुरिसडिक्शन एंड द फाइंडिंग इज इन फोर्स, तो उसे जुरिसडिक्शन के अंदर अनसाउंड माइंड पाया गया, या फिर उसे इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, उसे इंसॉल्वेंट बता दिया गया। अगर जो पर्सन इंसॉल्वेंट होगा उसे भी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं माना जाएगा एलएलपी में। ही हैज़ अप्लाइड टू बी adjudication as an insolvent and his application is pending, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और उसने अप्लाई करा है एडजुडिकेटेड के लिए, यानी कि इंसॉल्वेंट के लिए उसने अप्लाई कर दिया है कि वो इंसॉल्वेंट होने वाला है। तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है, उसने अप्लाई करा है, पेंडिंग है उसकी एप्लीकेशन, वो भी पार्टनरशिप के अंदर एलपी के अंदर पार्टनर नहीं होगा। इन कंडीशंस को आप रीड कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, मिनिमम तो 2 तो होंगे ही, आपको पता है इसके बारे में। तो इफ एट एनी टाइम नंबर ऑफ पार्टनर अगर एलएलपी के 2 से कम हो गए, रिड्यूस बिलो 2, क्या होगा, एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस, और अगर वो 6 मंथ तक बिजनेस कर रही है वाइल द नंबर इज सो रिड्यूस, इसी रिड्यूस नंबर के साथ एक पार्टनर्स के साथ, तो
द पर्सन हु इज ओनली पार्टनर, जो ओनली पार्टनर बचा है एलएलपी में, मान लो राम और श्याम दो पार्टनर है और श्याम पार्टनरशिप से बाहर चला गया, वो पार्टनरशिप में नहीं है, तो और 6 महीने तक बिजनेस अगर कंटिन्यू है, तो जो राम बचा है ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के, इट्स टू कैरी ऑन बिजनेस, और वो आफ्टर 6 मंथ भी अगर कैरी करता है, 6 मंथ तक तो कैरी कर सकता है, अगर उसके बाद भी कैरी करेगा बिजनेस, एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विद हिम अलोन, और वो अकेले बिजनेस को कैरी कर रहा है, उसे इस बात का पता भी है, शैल बी लायबल पर्सनली, तो उसे पर्सनली लायबल किया जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पर्सनल लायबल यानी कि यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी खत्म हो गई, पर्सनल लायबल उस अकेले पर्सन पे जो भी लायबिलिटी होगी सारी उसी के ऊपर आ जाएगी, वो उसे पर्सनली पे करनी पड़ेगी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी इनकरिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड के दौरान जो भी लायबिलिटी इनकर होगी वो उससे पर्सनली ले ली जाएगी। ओके, क्योंकि पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी दो पार्टनर के हटते ही, वो सोल प्रोप्राइटर के स्टेट में आ जाएगा, बेशक वो रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप हुआ है एलएलपी, बट जैसे ही पार्टनर रिड्यूस हुए 2 से 1, पार्टनरशिप नहीं रही, और 6 महीने तक अगर ऐसा वो कर सकता है, लायबल नहीं होगा, आफ्टर 6 मंथ ही विल बी लायबल पर्सनली। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन जो ऊपर थी, हमने थोड़ा सा इस पे फोकस किया था, इसे रीड करते हैं। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, हु आर इंडिविजुअल होने चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया, और उसमें से एक इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है, और आपको पता है इंडिया के रेजिडेंट होने के लिए 180 डेज इंडिया में रहना जरूरी है। नेक्स्ट, सेकंड, इफ एलएलपी ऑल द पार्टनर आर बॉडीज कॉर्पोरेट, अगर सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमने ऊपर देखी है, और इन विच वन और मोर पार्टनर आर इंडिविजुअल, और उसमें से एक पार्टनर इंडिविजुअल है एंड बॉडी कॉर्पोरेट है, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनी ऑफ सच बॉडीज कॉर्पोरेट शैल बी एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, तो इस पॉइंट में सबसे पहले लिखा है कि किसी एलएलपी के अंदर अगर सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, मान लो एक एलएलपी के अंदर 4 पार्टनर हैं और चारों के चारों बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी भी हो सकती है और इंडिया की कोई पार्टनरशिप भी इंडिया में रजिस्टर्ड हो सकती है, इन विच वन और मोर पार्टनर आर इंडिविजुअल। अब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर 4 हैं, और यहाँ पे लिखा है उसमें से वन और मोर पार्टनर इंडिविजुअल हैं, एंड बॉडी कॉर्पोरेट एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी, 2 ऐसे इंडिविजुअल जरूर होने चाहिए नॉमिनी ऑफ सच बॉडीज कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी कि उसमें किसी एक इंडिविजुअल का होना जरूरी है जो काम करे एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर सारे बॉडी कॉर्पोरेट होंगे तो बॉडी कॉर्पोरेट इंडिविजुअल पार्टनर के बिहाफ पर काम नहीं कर सकती एज अ इंडिविजुअल पार्टनर, उसमें से 2 पार्टनर का होना जरूरी है जो इंडिविजुअल काम करे। एग्जाम्पल 2 रीड करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। एलएलपी जिसका नाम है SMY एलएलपी, इसके 3 पार्टनर हैं, नाम क्या है उसका, SI लिमिटेड, MIS लिमिटेड एंड YI प्राइवेट लिमिटेड, तीनों के तीनों बॉडी कॉर्पोरेट हैं। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं इनका, बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ एलएलपी क्या है, इज टू हैव 2 इंडिविजुअल मेंबर, 2 इंडिविजुअल मेंबर का होना जरूरी है, जो हमने ऊपर अभी भी रीड करा था, 2 इंडिविजुअल मेंबर एज पार्टनर अपार्ट फ्रॉम द बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा, तो बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा अपार्ट फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट 2 इंडिविजुअल मेंबर का होना जरूरी है जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए अप्लाई करेंगे, और उसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है। ओके, ऊपर हमने पढ़ा था रेजिडेंट होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सेड SMY LLP मस्ट कंसिस्ट एटलीस्ट 5 पार्टनर, इसमें 5 पार्टनर का होना जरूरी होगा क्योंकि 3 पार्टनर तीनों के तीनों कंपनी है, तो अगर 5 पार्टनर हो जिसमें से 2 क्या होने चाहिए, 2 इंडिविजुअल मेंबर इंडिविजुअल होने चाहिए टू कंस्टिट्यूट द एलएलपी, एंड 2 इंडिविजुअल नीड टू बी ट्रीटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो 2 को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाएगा और बाकी 3 बॉडी कॉर्पोरेट की तरह रहेंगे, टोटल 5 पार्टनर। इज दैट क्लियर? थर्ड लिखा है रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है जिसके लिए 182 डेज, सॉरी मैंने 180 बोल दिया था शायद, तो इंडिया के रेजिडेंट के लिए 182 डेज होना जरूरी है, शायद हमने इसे डिस्कस किया था। 182 डेज आपको कैसे याद करना है, याद नहीं करना, नॉर्मली इसका लॉजिक है 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, उसका अगर हाफ करेंगे तो 182.5 होगा, जिसे 182 शॉर्ट करके लिखा है। ओके, एग्जाम्पल 3 रीड करते हैं। देर इज एन LLP बाय द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर LLP, तो इंडियन हेलीकॉप्टर LLP एक हमारे पास LLP है जिसमें 5 पार्टनर हैं जिनके नाम है मिस्टर ए क्या है, नॉन रेजिडेंट, हमें तो एक रेजिडेंट तो चाहिए ही चाहिए, और मिस्टर बी भी नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर सी रेजिडेंट है, चलो ठीक है,
मिस्टर डी क्या है, रेजिडेंट है, और मिस्टर ई रेजिडेंट है। ओके, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 पार्टनर नॉन रेजिडेंट है और 3 रेजिडेंट है। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन से होंगे? अगर हम नाम दें सी, डी और ई का, तो तीनों में से कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है क्योंकि तीनों रेजिडेंट है। लेकिन अगर हमने नाम ही दिए हैं ए और बी के, तो उन्हें हम डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना सकते। आगे देखते हैं। इन दिस केस एटलीस्ट 2 शुड बी नेम एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। 2 का नाम डेजिग्नेटेड पार्टनर में होना चाहिए, आउट ऑफ विच 1 शुड बी रेजिडेंट, जिसमें से एक का रेजिडेंट होना जरूरी है। हेंस मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर डेजिग्नेटेड। ध्यान से देखिए इन्होंने क्या करा, ए और बी को डेजिग्नेटेड कर दिया। अगर ये डेजिग्नेटेड हुए, इट विल नॉट सर्व द पर्पस, तो ये एलएलपी नहीं बन पाएगी क्योंकि ए और बी तो नॉन रेजिडेंट हैं। नॉन रेजिडेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकते। अगर आप 2 पार्टनर के नाम दे रहे हैं, 2 पार्टनर के नाम देना जरूरी है एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, जिसमें से एक का रेजिडेंट होना जरूरी है, और 2 पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए। जैसे ऊपर के केस में हमने देखा था कि तीनों के तीनों बॉडी कॉर्पोरेट थे, कंपनी थी, तो कंपनी नहीं हो सकती डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का इंडिविजुअल होना जरूरी है, और दूसरा उस 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में से एक का रेजिडेंट होना जरूरी है। ओके, तो इट विल नॉट सर्व द पर्पस, वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी देयर, आउट ऑफ सी, डी, ई में से कोई एक पार्टनर का होना जरूरी है। ओके, नीचे करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं एलएलपी के जो कंपनीज के सिमिलर है। जैसे ये बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन, ये हमने कंपनी में देखा था। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स क्या होता है, आप एक कोई भी नया पार्टनर आए या जाए, एलएलपी का जो एग्जिस्टेंस है उसे वो सीज नहीं कर सकता। पार्टनर कोई भी पार्टनर में कम और गो, ये जो एलएलपी है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कोई भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो कंपनी बंद नहीं होगी, लेकिन सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है वो बंद हो जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी एक सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी। जैसे कंपनी के अंदर इसका अलग से एक एंटिटी है, बिकॉज इट इज़ कंपलसरी टू रजिस्टर्ड। इसको इनकॉर्पोरेट कराना कंपलसरी है, इनकॉर्पोरेट नहीं कराएंगे तो एलएलपी एग्जिस्टेंस में नहीं होगी, और जैसे ही एग्जिस्टेंस में आएगी इसकी एक अलग एंटिटी हो जाएगी। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप भी म्यूचुअल एजेंसी होती है, जो 1932 के अंदर पार्टनरशिप एक्ट में आपने पढ़ा होगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट होना जरूरी होता है पार्टनर्स के बीच, जो एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। नेक्स्ट, ये एलएलपी का एग्रीमेंट होगा। म्यूचुअल एजेंसी जो होगी वो एलएलपी के एग्रीमेंट पे बेस होगी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जैसे एक कंपनी एक पर्सन होती है, लीगल पर्सन आर्टिफिशियल, ठीक उसी तरह से एलएलपी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट, कॉमन सील, जैसे कंपनी के पास एक अपनी कॉमन सील होती है, कंपनी का फीचर यहाँ पार्टनरशिप में भी इसकी भी एक कॉमन सील होगी। लिमिटेड लायबिलिटी, जो पार्टनर्स होंगे उनके लिमिटेड लायबिलिटी होगी, नाम से ही हमने पढ़ा था, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस को अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। जरूरी नहीं है कि पार्टनर ही मैनेज करें, मैनेजमेंट भी कर सकती है। यहाँ पे मैनेजमेंट का अलग प्रोसेस होता है, दैट्स वाई इट इज रिटन हियर। नेक्स्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, ये हमें पता ही है कि मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट के लिए, पार्टनरशिप हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बनाई जाती है। अगर लॉस हो जाए तो वो ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि लॉस के लिए बनाई जाती है, मेन मोटिव हमारा प्रॉफिट के लिए ही होता है। इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे चेकिंग करना थोड़ा इजी होता है क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे एलएलपी का एग्रीमेंट भी बनाया जाएगा और रजिस्ट्रेशन होगा। कॉम्प्रोमाइज़ और एग्रीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और एग्रीमेंट किए जाएंगे। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, यहाँ पे हम एलएलपी को इजीली कन्वर्जन भी कर सकते हैं, और ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया, और फॉरेन एलएलपी भी कवर है। नेक्स्ट, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पर डिफाइन किया गया एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट की तरह। और ये बॉडी कॉर्पोरेट हम पढ़ चुके हैं, आप इसे वहाँ से रीड कर सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन सेम वही जो हमने कंपनी एक्ट में पढ़ा था। कंपनी एक्ट जो है अच्छे से हमने स्टडी कर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। ओके, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सारे पॉइंट्स कवर हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी, नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और एन अनऑथराइज एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। कोई भी पार्टनर अनऑथराइज काम नहीं कर सकता, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ ही करेगा। अगर एक पार्टनरशिप में 4 पार्टनर हैं, 4 में से एक पार्टनर एग्री नहीं है तो काम नहीं हो सकता। चारों का एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। म्यूचुअल एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। 10 इंडिविजुअल पार्टनर आर शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लायबिलिटी, इंडिविजुअल पार्टनर्स को शील्ड किया गया है, बचाया गया है जॉइंट लायबिलिटी से। अगर 4 पार्टनर में से एक पार्टनर एग्री नहीं है तो उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। उन तीनों का डिसीजन है, वो तीनों लायबल होने चाहिए, इस वजह से यहाँ पे डिसीजन ही नहीं लिया जाएगा
क्योंकि एलएलपी में सारे पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है बाय अनदर पार्टनर रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट। इन अदर वर्ड्स, इस अदर वर्ड्स में देखते हैं क्या लिखा है। ऑल पार्टनर विल बी द एजेंट, सारे पार्टनर एजेंट है एलएलपी के अलोन। नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट्स, कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट के लिए लायबल नहीं कर सकता। अगर चार पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं तो चारों एक दूसरे को लायबल ठहरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करके बाकी के तीन पार्टनर को लायबल ठहरा दे। सबको म्यूचुअली काम करना पड़ेगा मिलकर। अगर कोई एक पार्टनर गलत काम करता है, फ्रॉडुलेंट वर्क करता है, तीनों पार्टनर से एग्रीमेंट किए बना, तो वो अकेला पार्टनर लायबल होगा, बशर्ते इसकी कंडीशन क्या है, वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम कर रहा हो। उसे जितनी अथॉरिटी दी गई है वो उसके अंदर अगर काम करेगा तो म्यूचुअल एजेंसी हो जाएगी। अगर किसी पार्टनर को कहा गया कि तुम सेल कर सकते हो गुड्स 10 लाख रुपीज़ तक के, और वो 10 लाख रुपीज़ तक के सेल कर रहा है, तो ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर है। इसके लिए तो सारे पार्टनर लायबल हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। लेकिन अगर उस पार्टनर ने 10 लाख से ऊपर के गुड्स सेल कर दिए, 15 लाख या 20 लाख के, तो वो पर्सनली लायबल होगा अगर कोई लॉस इनकर होगा। नेक्स्ट, एलएलपी में एग्रीमेंट बनाना जरूरी है, सिंपल सा पॉइंट है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो कंपनी के अंदर था, सेम वही है, ये आपसे रीड कर लेना, नॉर्मल पॉइंट्स है। कॉमन सेल जैसे कंपनी में होती है, सेम इसी तरह से पार्टनरशिप में उसके लीगल डॉक्यूमेंट पर स्टैंप लगाने के लिए सील की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। लिमिटेड लायबिलिटी तो इसका फीचर है, ये every partner of LLP is for the purpose of business of LLP, the agent of the LLP, but not for other partner। वो सारे पार्टनर LLP के लिए एजेंट है, एक दूसरे पार्टनर के लिए वो एजेंट नहीं है। यानी कि एक पार्टनर अपने वर्क के लिए दूसरे पार्टनर को लायबल नहीं ठहरा सकता। ऑथराइज है उसके लिए कर सकता है, अनऑथराइज के लिए नहीं। ऑथराइज के लिए तो सारे पार्टनर बस लायबल होंगे उनकी लिमिटेड लायबिलिटी के तक। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन एलएलपी। तो एलएलपी में जितना उन्होंने एग्रीड कंट्रीब्यूशन किया है उतने ही पार्ट के लिए सारे पार्टनर लायबल होंगे। ओके, सच कंट्रीब्यूशन में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल और नेचर और बोथ, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। उन्होंने कैश में दिया है, बिल्डिंग लैंड की फॉर्म में दिया है, या इंटेंजिबल फॉर्म में है उनके वर्क की वजह से। एग्जाम्पल आप रीड कर लेना, सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस की मैनेजमेंट यहाँ पर की जाएगी। मैनेज करने के लिए द पार्टनर ऑफ एलएलपी आर इंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस, जो पार्टनर है वो मैनेज करने के लिए लायबल है, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंस। ध्यान से देखिए, लीगल कंप्लायंस करने के लिए हमने पढ़ा था कि दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, जिसमें से एक का इन रेजिडेंट होना जरूरी है और इंडिविजुअल दो पार्टनर होंगे, तो वो लीगल कंप्लायंस सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर ही करेंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम तो आपको पता है कितने, at least two individual as designated partner to whom at least one shall be resident in India or there is no maximum limit। ध्यान से देखिए, एलएलपी के अंदर मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जिस तरह से कंपनी एक्ट में पब्लिक कंपनी के लिए मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक उसी तरह से पार्टनरशिप जो एलएलपी है वहां पे कोई लिमिट मैक्सिमम नहीं है। ओके, ऑन द पार्टनरशिप एलएलपी। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया जाता है, पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट के लिए होते हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर, यहाँ पर सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ द एलएलपी बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कंपिटेंस अथॉरिटी फॉर द पर्पस। किसी भी कंपिटेंस अथॉरिटी को वो अपॉइंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर इसलिए दी गई क्योंकि रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है एलएलपी का, तो पावर भी उसी के पास होगी जो राइट दे रहा है आपको बिजनेस करने का। वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है कि आप कोई फ्रॉडुलेंट पर्पज से बिजनेस तो नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एनी कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एंड अमलगामेशन। मर्जर और अमलगामेशन का मतलब होता है जैसे एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मिला देना मर्जर, और अमलगामेशन भी सेम वही है। दो कंपनी मिलकर काम कर रही है ऑफ एलएलपी शैल बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट, तो वो एलएलपी एक्ट के अंदर कर सकती है। जैसे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिल गई एलएलपी और वो बन गई अब ए बी लिमिटेड, तो ये एग्जांपल है मर्जर और अमलगामेशन का, वो काम कर सकती है ऐसे मिलकर। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, एलएलपी में कन्वर्जन, अब फर्म कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट कंपनी है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अनलिस्टेड मीन्स जिसके शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हुए, ऐसी पब्लिक कंपनी वुड बी अलाउड टू बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2018 के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो सिर्फ बेसिक हैं, आप इन्हें सिर्फ रीड आउट कीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जैसे एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें हम कंसिडर करेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन एलएलपी में से
आता है हर बार, और क्वेश्चन नंबर 2 ही होता है। 2 का बी पार्ट आया है ज़्यादातर एग्जाम में, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, उसे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स की ई फाइलिंग ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एवरी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड और डिलीवर्ड अंडर द एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर। तो इस एक्ट के अंदर जो भी रूल बनाए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग ही हमें ई फाइल करने हैं सारे डॉक्यूमेंट। शैल बी फाइल इन कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही फाइल किए जाएंगे ऑन इट्स वेबसाइट। वेबसाइट पर, जो वेबसाइट का नाम है www.gov.in, एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा उसे ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट कैसे करेगा? अपने साइन करके ऑफ द एलएलपी बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर। तो वो डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ओटीपी आता है मोबाइल पर, उससे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, या डिजिटल सिग्नेचर भी बनाए जाते हैं जिसके थ्रू वो साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया। फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म जो बनी है, इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? आउटसाइड इंडिया। दैट्स इट। तो फॉरेन एलएलपी क्या है? जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है। विच एस्टैब्लिश एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, जिसका बिजनेस प्लेस इंडिया में लेकिन रजिस्टर्ड वो बाहर हुई है। फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन इंडियन एलएलपी। तो इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। हमने बॉडी कॉर्पोरेट में इसकी डेफिनेशन रीड की हुई है ऑलरेडी। एडवांटेज दिए गए हैं एलएलपी फॉर्म के, जिसके एडवांटेज है ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट के बेस पर होती है। ये प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल लीगल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट नहीं है जैसी कंपनी के अंदर होती है। बट कंपनी का फीचर इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन इंक्लूड है। इजी टू फॉर्म, इसे बनाना बहुत ईजी है। इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑल पार्टनर इंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, ये इसका बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर भी फ्लेक्सिबल है क्योंकि कंपनी के अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। वहाँ पे ऑथराइज कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल। कंपनी से कंपेयर करके यहाँ पर कहा जाए तो कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। ईजी टू डिजोल्व, इसे डिजोल्व करना है। ये जो डिजोल्व का पॉइंट है कि कब पार्टनरशिप को डिजोल्व किया जा सकता है, डिजोल्यूशन ऑफ एलएलपी कब हो सकता है, ये भी एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। हम इसे भी रीड करेंगे। वाउंड अप कब किया जा सकता है, कोर्ट भी करती है इसका वाउंड अप, किस किस पॉइंट से किया जा सकता है, इसे हम रीड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे कवर किया गया है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है आप खुद सोचिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसे हम फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, और सबमिट करने से पहले उसे वेरीफाई किया जाएगा, सिग्नेचर किए जाएंगे, और सारे डॉक्यूमेंट्स पे जितने भी पार्टनर हैं उनके नाम लिखे होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम लिखे होंगे। रजिस्टर्ड कराने से पहले उसे वेरीफाई करेंगे, साइन करेंगे एंड अपलोड कर देंगे। जो प्रिस्क्राइब फीस होगी उसे पे कर देंगे। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यही होता है, चाहे कंपनी हो या पार्टनरशिप हो। तो इसमें लिखा गया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट सेक्शन 11 के अंदर बताए गए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज फॉर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होते हैं। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यानी कि रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है? फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड 2 और मोर पर्सन तो हमें चाहिए, ये तो पता है। एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस विद व्यू टू प्रॉफिट, प्रॉफिट पर्पज से ही कमाए करना है बिजनेस। शैल बी सब्सक्राइब देयर नेम इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के नाम होने चाहिए। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते ही। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच अ मैनर, इस मैनर में उसे फाइल करना है। जो फीस होगी वो पे करनी है। एज में भी प्रिस्क्राइब, अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, किस मैनर में फाइल करना है, जो प्रिस्क्राइब, जो बताया गया उस तरीके से। अगर उन्होंने कहा है कि आपको डॉक्यूमेंट जो फाइल करने हैं रजिस्ट्रेशन के वो 10 से 6 के बीच में करने हैं तो उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में कर दो। आपको सिग्नेचर करने का प्रिस्क्राइब मैनर बताया हुआ है वहाँ सिग्नेचर कर दो। तो ये सारे प्रिस्क्राइब फॉर्म होते हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्टर करानी है। इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी इज टू बी सिचुएटेड, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस होगा सिचुएटेड तो आप दिल्ली में करा देना। जिस प्लेस में आप रहते हो, यूपी में, बिहार में, जिस भी प्लेस में। स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें फाइल किए जाएंगे? देयर शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट होगा कि आप जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उस इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट फाइल करना है, जो मेल बनाया जाएगा भाई। आइदर एडवोकेट बना सकता है उसे, कंपनी सेक्रेटरी बना सकता है, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, जो इंगेज है एलएलपी के फॉर्मेशन में।
तो कोई भी हो सकता है जो आपकी हेल्प कर रहा है, एडवोकेट, CS, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट। नेक्स्ट, बाई एनी वन हु सब्सक्राइब हिज नेम इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर कौन पर्सन होना चाहिए जो फाइल करेगा? एनी वन हु सब्सक्राइब हिज नेम, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसमें से जो एक पार्टनर अपना नाम लिख रहा है, इंडिविजुअल रेजिडेंट है जो, उसको अपना नाम सब्सक्राइब करना है। एनी वन, अब डेजिग्नेटेड में से कोई भी एक हो सकता है, जो रेजिडेंट है वो भी हो सकता है, दूसरा पर्सन भी, एनी वन। नॉर्मल डेजिग्नेटेड पार्टनर ही करते हैं, बट एनी वन में कोई भी पार्टनर आ सकता है। दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, किस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, एंड रूल मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विद, सारे रूल को फुलफिल करना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयर टू, तो जो भी मैटर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन से, वो सारे हमें फुलफिल करने हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। पहला डॉक्यूमेंट है, ए पार्ट में लिखा है बी इन फॉर्म, जो भी फॉर्म होगा एज में बी प्रिस्क्राइब। बी में क्या लिखा है? स्टेट द नेम ऑफ LLP, LLP का नाम होगा, जैसे ए और बी पार्टनर है वो ए बी LLP बना सकते हैं। सी में लिखा है स्टेट द पर्पस बिजनेस ऑफ LLP, स्टेट द पर्पस ऑफ बिजनेस, ये तो बताना पड़ेगा ना किस पर्पस के लिए आप बिजनेस कर रहे हो। मान लो आप LLP बना रहे हैं कंसल्टेशन के लिए, आप CA बनने के बाद एक LLP फॉर्म करते हैं जिसमें आप टैक्स कंसल्टेशन देंगे, तो कंसल्टेशन के लिए LLP हो सकती है। डी में लिखा है स्टेट द एड्रेस, एड्रेस लिखना तो जरूरी है, कॉमन सी चीज है। नेम एंड एड्रेस लिखना है, पर्सन का जो भी पार्टनर होंगे, स्टेट का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है। कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन कंसर्न प्रपोज्ड LLP में भी प्रिस्क्राइब, तो जो भी प्रपोज LLP है उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। थर्ड में लिखा है इफ अ पर्सन मेक्स स्टेटमेंट एज डिस्कस अबव विच ही नोज फॉल्स, अब यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देनी आपको, कुछ झूठ या गलत नहीं लिखना है। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आप पर फाइन लग सकता है। और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, और वो ट्रू नहीं निकली, शैल बी पनिशेबल, तो उसे पनिश्ड किया जाएगा 2 साल तक की सजा और 10,000 रुपये फाइन है, जो 5 लाख तक हो सकता है। तो यहाँ पे 2 साल तक की सजा और 10,000 से 5 लाख तक का फाइन है। ये फाइन जो है इसमें दिए गए हैं आगे भी, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 साल और 10,000 से 5 लाख तक का। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, तो हमने जो ऊपर पढ़ा उसी से रिलेटेड ही है कि जब भी फर्म का इनकॉर्पोरेशन होता है तो वो रजिस्टर्ड हो जाती है, और रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल हो जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा LLP को इनकॉर्पोरेशन का, उसका नाम लिखा होगा उसके ऊपर। सिंपल सी बात है, जब आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर नाम लिखा होगा, रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट, जो भी डिलीवर करेगा उसे एक्सेप्ट करेगा रजिस्ट्रार कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लाइड हो गए हैं, हैज बीन कंप्लाइड विद। सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लोज B सबसेक्शन 1 शैल बी साइन बाय द रजिस्ट्रार, उसे साइन करके ऑथेंटिकेट करके ऑफिशियल सील लगाकर आपको दे देगा। द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, तो जब LLP का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो कंक्लूसिव होगा, यानी कि वो मेन डॉक्यूमेंट होगा, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि आपकी LLP रजिस्टर्ड नहीं हुई है। एक बार आपको डॉक्यूमेंट मिल गया तो वो एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है आपके रजिस्ट्रेशन का, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कंक्लूसिव एविडेंस दैट द LLP इनकॉर्पोरेट, की LLP इनकॉर्पोरेट हो गई है बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरिन, उस नाम से जिस नाम से आपने रजिस्टर्ड कराई है। इनक्लूडेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरिन। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस LLP चेंज देयरिन, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस या में चेंज कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। एवरी LLP शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, हर LLP का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में भी एड्रेस, जिसमें सारे कम्युनिकेशन नोटिस दिए जाएंगे, एंड वेयर दे शैल बी रिसीव, जहाँ वो ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स अगर आपको LLP का एड्रेस चेंज कराना है तो आप उसे इजीली चेंज करा सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट में लिखा है अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व ऑन LLP ऑन अ partner designated partner thereof by sending it by post under a certificate of posting or by registered post, तो registered post से कोई भी लेटर वगैरह भेजना हो तो भेज सकते हैं उस एड्रेस पर जो एड्रेस आपने LLP का लिखवाया है। by any other manner as may be prescribed at the registered office or any other address specifically declare by the LLP ने जो भी एड्रेस डिक्लेयर करा है अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस का। the purpose in such a form and manner may be prescribed, किसी भी जो भी मैनर आपको प्रिस्क्राइब करा है फॉर्म, तो ये तो सिंपल सी बात थी कि आपने जो एड्रेस लिखा है किस लिए लिखवाया गया, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी कोरस्पॉन्डेंस के लिए लेटर भेजा जा सकता है। LLP में चेंज, अब देखो चेंज का पॉइंट अब आया है। हेडिंग इसकी चेंज की थी, अगर आप ध्यान से देखो तो किस तरह से स्टडी मटेरियल बनाया जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस LLP एंड चेंज देयरिन, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि रजिस्टर्ड ऑफिस होता क्या है। रजिस्टर्ड ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए, रजिस्टर्ड ऑफिस विच ऑल कम्युनिकेशन, जिस पे सारी कम्युनिकेशन की जाती है, यानी कि लेटर्स भेजे जाते हैं। सेकंड पॉइंट में बता दिया कि डॉक्यूमेंट सर्व किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट में बताया है जो मेन टॉपिक है, मेन हेडिंग।
मेन हेडिंग बताई गई है 3rd पॉइंट में। थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में। एलएलपी में चेंज द प्लेस, वो अपना प्लेस चेंज कर सकती है रजिस्टर्ड ऑफिस का। एक बार जैसे मान लो मैं दिल्ली में हूँ, मैंने अपनी एलएलपी रजिस्टर्ड कराई दिल्ली में, लेकिन मुझे काम के पर्पज से बार बार यूपी जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा अपना रजिस्टर्ड ऑफिस में यूपी में ही करा लेता हूँ, ज़्यादा काम तो मुझे यूपी में है, तो मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस यूपी में ही करा लिया। तो चेंज करने पर रजिस्टर्ड ऑफिस मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन हो रजिस्ट्रार की तरफ से तो मुझे लेटर यूपी में भेजा जाए, क्योंकि मैं अब यूपी में ही चला गया हूँ अपना रजिस्टर्ड ऑफिस लेकर। एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज, इसका नोटिस भी देना पड़ेगा मुझे रजिस्ट्रार को। सच फॉर्म एंड मैनर, उसी फॉर्म और मैनर में जो बताया गया, एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो कंडीशन भी प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी कि मैं क्यों जा रहा हूँ। एंड एनी सच चेंज शैल टेक इफेक्ट ओनली अब सच फाइलिंग, उस फाइलिंग के साथ वो इफेक्टिव हो जाएगा अगर एलएलपी कॉन्ट्रावीन करती है। कॉन्ट्रावीन का मतलब कोई भी वो कानून तोड़ती है। एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का कोई भी कानून ऑफ एलएलपी, एंड एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल, तो पार्टनर को 2000 से लेकर 25,000 तक का फाइन देना पड़ेगा। ओके, ऊपर हमने पढ़ा था 10,000 से कितने तक का फाइन था, 5 लाख, और यहाँ पर है 2,000 से 25,000। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट यहाँ पे रिवीजन के लिए आप इसे रीड कर लेना, रीड कर लेते हैं। सुइंग एंड बीइंग सूड, इसका मतलब है अगर रजिस्ट्रेशन एलएलपी का हो गया तो वो किसी के ऊपर केस कर सकते हैं और उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो क्या होता, वो किसी पर केस नहीं कर पाती। नहीं, अगर एलएलपी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो वो एलएलपी नहीं है, तो वो एलएलपी के नाम से केस कैसे कर सकती है। यही आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ चुके हैं, क्योंकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर कोई पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो वो किसी पर केस नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह से एलएलपी रजिस्ट्रेशन होने के बाद केस कर सकती है और उसके ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है, क्योंकि वो एक एंटिटी बन चुकी है, एक सेपरेट पर्सन बन चुकी है। ऑन रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्वायरिंग, वो एक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है। क्या क्या वो होल्ड कर सकती है, डेवलपमेंट, डिस्पोज, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को वो खरीद सकती है, वेदर मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कोई भी प्रॉपर्टी वो अपने नाम से खरीद सकती है। हैविंग अ कॉमन सील हो जाएगी इफ इट इज डिसाइडेड टू हैव वन एंड, अगर वो कॉमन सील रखना चाहती है रख सकती है। एंड डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट, और कोई भी वो एक्ट कर सकती है। एंड सच ए बॉडीज कॉर्पोरेट मे बी लॉफुली डू एंड सफर, तो लॉफुली जितने भी वो काम करना चाहें कर सकती है, उसके बाद वो लॉफुली होने चाहिए। अनलॉफुल एक्ट तो वैसे भी पनिशेबल है। अब सेक्शन 15 के अंदर नेम के बारे में बताया गया कि इसका नाम तो देना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर शैल हैव आइदर द वर्ड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का नाम जरूर लिखना जरूरी है, या फिर वो एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकती है, क्या, एलएलपी। जैसे ए और बी दो पार्टनर है तो ए बी एलएलपी यूज करना जरूरी है, नहीं तो पता कैसे लगेगा कि ए बी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या ए बी नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म है। लास्ट वर्ड इट्स नेम, तो ए बी एलएलपी लगाना जरूरी है। नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड, कोई भी एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं होगी बाय अ नेम विच इज ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेम का, ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में कोई ऐसा नाम है जो क्या है, अनडिजायरेबल। अब अनडिजायरेबल क्या होता है, तो एलएलपी ऐसा नाम नहीं रख सकती जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ना रखें, उसे बोलते हैं अनडिजायरेबल। जैसे भारत सरकार से रिलेटेड कोई नाम नहीं रखा जा सकता, और भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी है भगत सिंह, महात्मा गांधी, उनसे रिलेटेड भी कोई नाम नहीं रखा जा सकता एलएलपी का। यही कॉन्सेप्ट कंपनी के अंदर भी आप सी इंटर में पढ़ेंगे, जो एलएलपी के अंदर पढ़ाया जा रहा है कि अनडिजायरेबल नेम नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा नाम रखने से कोई भी पर्सन गुमराह हो सकता है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। तो जैसे ए बी
KBLLP रखा जा सकता है, अपने नाम के साथ रख सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इंडिया इंडिया लिमिटेड ऐसे नाम नहीं रखे जा सकते जो भारत सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। दिल्ली कोऑपरेटिव नहीं रख सकते, यूपी कोऑपरेटिव नहीं रख सकते। ओके। आइडेंटिकल और टू नियरली रिसेंबल, किसी से मिलता जुलता आइडेंटिकल या रिसेंबल भी नहीं रख सकते। रिलायंस नहीं रख सकते, रिलायंस LLP, टाटा LLP, ये रिसेंबल, तो आप उन दूसरी कंपनी का नाम यूज़ नहीं कर सकते। तो डेट ऑफ एनी अदर पार्टनरशिप, किसी दूसरी पार्टनरशिप का भी यूज़ नहीं कर सकते। मैंने तो कंपनी का एग्जांपल दिया, कोई पार्टनरशिप पहले से ही रजिस्टर्ड है उसका भी यूज़ नहीं कर सकते। फर्म, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी यूज़ नहीं किया जा सकता जो कोई ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं। ट्रेडमार्क विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो ट्रेडमार्क एक्ट जो 1999 है उसमें अगर किसी पर्सन ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा लिया तो वो ट्रेडमार्क भी आप यूज़ नहीं कर सकते, ना ही किसी और पर्सन का नाम। तो ये नेम का पॉइंट इंपॉर्टेंट था, जिसमें अनडिजायरेबल नेम नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और रिसेंबल नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल मीन्स सेम नेम हो गया, रिसेंबल मतलब मिलता जुलता। रिजर्वेशन नेम, अगर आप अपनी LLP का नाम रखवा रहे हैं तो उसे पहले रिजर्व करा सकते हैं। अ पर्सन में अप्लाई इन सच ए फॉर्म, वो उस फॉर्म को फिल करेगा, अकम्पनीड बाई फीस पे करेगा, प्रिस्क्राइब टू द रजिस्ट्रार फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में द नेम ऑफ प्रपोज LLP और द नेम ऑफ द LLP प्रपोज टू द चेंजेस नेम, चाहे वो नाम चेंज कराना चाहता है या फिर प्रपोज LLP नई LLP ओपन खोलना चाहता है, सेटअप करना चाहता है, तो वो नाम दे सकता है एप्लीकेशन नेम के लिए, रिजर्व करने के लिए कि मेरा ये नाम है। जैसे राम एंड श्याम है, राम एंड श्याम के नाम से आप LLP रजिस्टर कराने के लिए पहले रिजर्व करा सकते हैं नेम। अगर उस नाम से पहले ही कोई LLP होगी तो आपका नाम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप दूसरा नाम चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जैसे ही मिलेगी सबसेक्शन 1 में पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब फीस आपको, और रजिस्ट्रार में इफ ही सेटिस्फाई, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई है सब्जेक्ट टू रूल, जो भी वो रूल प्रिस्क्राइब है उन्हें चेक करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कि आपका नाम अनडिजायरेबल तो नहीं है, किसी से रिसेंबल या आइडेंटिकल तो नहीं है। नेम टू बी रिजर्व इज नॉट वन, ऐसा नाम ना हो विच में बी रिजेक्टेड ऑन ग्राउंड रेफर्ड इन सबसेक्शन 2, जो हमने सबसेक्शन 2 पढ़ा है उसके बेस पर ना हो, अनडिजायरेबल, आइडेंटिकल और रिसेंबल ना हो। तो सेक्शन 15 के अंदर क्या होगा, रिजर्व द नेम, नेम रिजर्व हो जाएगा। कब तक, पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय रजिस्ट्रार। तो जैसे रजिस्ट्रार इंटीमेट करेंगे कि आपका नेम जो भी आपने दिया है वो रजिस्टर्ड हो गया है, तो 3 महीने के अंदर हमें इंटीमेशन मिल जाएगा। चेंज द नेम ऑफ LLP, अगर हम नाम चेंज कराना चाहते हैं LLP का तो हमें क्या क्या कराना होगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा नाम चेंज कराने के लिए कब कह सकती है, जब वो अनडिजायरेबल नेम है। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 एंड 16, तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है कुछ भी कहा गया हो सेक्शन 15 और 16 में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गई कि LLP रजिस्टर्ड हुई है इन एडवर्टेंस और अदरवाइज वेदर ओरिजिनली और अ चेंज नेम अंडर अ नेम विच, अगर कुछ भी सेक्शन 15-16 में लिखा है कि आपने कोई भी नाम ले लिया, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगा कि आपने जो नाम दिया है वो सब सेक्शन 2 में आ रहा है 15 के, सबसेक्शन 2 मतलब वो नाम आ रहा है जो अनडिजायरेबल है, आपने नाम ले लिया लेकिन वो नाम अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो अनडिजायरेबल है, तो या वो आइडेंटिकल है, रिसेंबल कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके नाम को हटा देगी, चेंज कराने के लिए कह सकती है। LLP बॉडी कॉर्पोरेट अदर नेम एज लाइकली टू बी मिस्टेकन, गलती से आपको वो नाम दे दिया गया तो क्या होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट वो आपको डायरेक्शन देगी, ऑर्डर देगी सच LLP टू चेंज नेम, कि अपना नाम बदल लो, आपको ये नाम जो दिया गया है वो आइडेंटिकल है दूसरी कंपनी से। एंड LLP शैल कंप्लाई विद द सेट डायरेक्शन, और LLP 3 महीने के अंदर ये करेगी आफ्टर द डेट ऑफ डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन मिले उसके 3 महीने के अंदर LLP को नाम चेंज करना है, और सच लॉन्गर पीरियड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ, और इससे 3 महीने से ज़्यादा पीरियड भी मिल सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ कर दे कि आपको नाम चेंज करने में अगर प्रॉब्लम है तो आप बताइए कितने महीने में कर सकती हैं, 4 महीने में, 5 महीने में। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दे तो वो बढ़ी हुई ड्यूरेशन भी हो सकती है, अदरवाइज 3 मंथ के अंदर नाम चेंज करना है। ओके, तो सेक्शन 17 क्या बताता है हमें, सेक्शन 17 ये बताता है कि अगर आपको कोई नाम दे दिया गया है सेक्शन 15 और 16 के अकॉर्डिंग, तो वो नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो नाम सेक्शन 2 के अंदर आ गया है जो कि किसी ना किसी कंपनी से रिसेंबल है, अनडिजायरेबल है। तो 3 मंथ के अंदर आपको वो चेंज करना है। 3 मंथ कब से, जब से गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाई करा कि यू शुड चेंज द नेम ऑफ योर LLP, इट इज अनडिजायरेबल और रिसेंबल और आइडेंटिकल टू अनदर LLP। सेकंड, तो सेकंड पॉइंट में लिखा है एनी LLP
विच फेल्स टू कंप्लाई द डायरेक्शन। अब देखो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दी कि आपको नाम चेंज करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, फेल्स टू कंप्लाई, आप कर ही नहीं पाए तो फाइन लगेगा सिंपल सा, 10,000 से लेके 5 लाख तक का, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, इतने रुपए का फाइन देना पड़ेगा। और क्या होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्योंकि ये सारे काम किसे करने हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर को करने हैं। तो द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच एलएलपी शैल बी पनिशेबल विद फाइन शैल नॉट बी लेस देन 10,000, तो उससे भी 10,000 का फाइन लिया जाएगा, विच में जो 1 लाख तक का हो सकता है। तो एलएलपी से तो फाइन लेंगे, जो एबी एलएलपी है हमारी, एबी के नाम से अगर हमने एलएलपी बनाई है, और साथ में उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर से भी लेंगे, क्योंकि गलती अगर उसकी हुई तो उससे लिया जाएगा, और एलएलपी पे अलग फाइन है, दोनों का फाइन भी लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप दे रखे हैं जो रिवीजन के लिए हैं। पहले हमें नेम रिजर्व कराना है, फिर इनकॉर्पोरेट करनी है एलएलपी, और एलएलपी का एग्रीमेंट मिल जाएगा। ये आप रीड कर देना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब पार्टनर एंड देयर रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, पार्टनर और उनके रिलेशन। तो इसके बारे में क्या बताएगा, पार्टनर एंड देयर रिलेशन। एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर, पार्टनर बनने की क्या एलिजिबिलिटी है, ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम, जो अपना नाम देगा वो पार्टनर होगा, सिंपल सी बात है। एवर बी ने अपने नाम दिए, राम और श्याम ने नाम दिए, तो वो पार्टनर होंगे। टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम देने चाहिए, शैल बी पार्टनर एंड एनी अदर पर्सन में बिकम अ पार्टनर, और कोई पर्सन भी पार्टनर बन सकता है ऑफ द एलएलपी बाई एंड अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट, जो अपने एग्रीमेंट में नाम लिखेगा वो भी पर्सन पार्टनर बन सकता है। रिलेशन क्या होगा, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर सेक्शन 23 के अंदर लिखा गया है, ध्यान से देखिए। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, जैसे इस एक्ट में बताया गया, म्यूचुअल राइट्स जो होते हैं, ड्यूटीज पार्टनर ऑफ एलएलपी and mutual right duties LLP and partner shall be governed by LLP agreement between the partner और between the LLP and its partner। तो LLP के बीच में जो नॉर्मली एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट में पहले पढ़े थे, सेम वैसा ही रिलेशन होगा एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ, वो एक दूसरे के साथ बिजनेस पार्टनर होंगे बिजनेस करने के पर्पज से। द एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंज, अगर कोई चेंज होता है, इफ एनी मेड देयर इन, वो करना चाहते हैं, फाइल विद रजिस्ट्रार इन सच अ फॉर्म मैनर अकम्पनीड बाय सच फीस, अगर पार्टनर के बीच में कोई चेंज हो रहा है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड हो रहा है, रेम्यूनरेशन की, एक पर्सन सैलरी लेगा, एक वर्किंग पार्टनर, एक नॉन वर्किंग, तो उस रिलेशन को वो बता सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में लिखा है, एग्रीमेंट इन राइटिंग में देना पड़ेगा, मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, तो एग्रीमेंट देना पड़ेगा राइटिंग में इनकॉर्पोरेशन के लिए। एलएलपी बिटवीन द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपना नाम देगी, मे इम्पोज ऑब्लिगेशन एलएलपी प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अगर किसी भी पार्टनर को इनकॉर्पोरेशन से पहले अपना नाम देना है तो वो बता सकते हैं कि हमारी ये ओब्लिगेशन है, अपना नाम देना चाहते हैं, और वो रेटिफाइड हो जाएगा, नॉर्मल से पॉइंट है। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एंड म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ द एलएलपी। अब सेम वही बात लिखी है कि जो भी म्यूचुअल राइट होंगे पार्टनर के, जो भी ड्यूटी होगी वो बताने हैं, यही रिलेशन है पार्टनर्स के अंदर। नेक्स्ट, सेसेशन ऑफ पार्टनर, इसे ध्यान से देखिए, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सेसेशन का मतलब खत्म हो जाना, पार्टनरशिप इंटरेस्ट यानी कि एक पार्टनर अपने पार्टनर के इंटरेस्ट से, एक पार्टनर कब नहीं होगा, अ पार्टनर में सीज टू बी पार्टनर, पार्टनर नहीं होगा एलएलपी का, कब, इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, अगर वो एग्रीमेंट कर ले कि भाई मैं पार्टनरशिप में अब नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अलग बिजनेस कर रहा हूँ, या मुझे पार्टनरशिप में नहीं रहना किसी भी रीजन से, विद अदर पार्टनर इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स और सेसेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर बाय गिविंग अ नोटिस, तो वो नोटिस देगा कितने का, नॉट लेस देन 30 डेज। अगर कोई भी पार्टनर एग्रीमेंट करके या विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप को छोड़ना चाहता है तो वो कितने दिन का नोटिस देगा, 30 डेज का। कहाँ लिखा है ये, सेक्शन 24 में। टू द अदर पार्टनर्स को, और इंटेंशन टू रिजाइन एज पार्टनर, की वो अपनी इंटेंशन बताएगा कि मैं एज अ पार्टनर रिजाइन कर रहा हूँ। तो ये नोटिस देना जरूरी इसलिए है कि बिना नोटिस दिए अगर कोई पार्टनर रिजाइन कर दे तो एक तो पब्लिक को भी पता नहीं लगेगा कि ये पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप के अंदर ये पार्टनर है या नहीं है, और उसके बेस पर ट्रांजैक्शन चलती रहेगी तो पब्लिक को नुकसान हो सकता है, साथ में पार्टनर को तो बताना जरूरी है ही। अब पर्सन शैल सीज टू बी ए पार्टनर, एलएलपी का पार्टनर को हटा देंगे डेथ पर या डिसोल्यूशन पर, ये तो नॉर्मल सी बात है, एलएलपी का जब डिसोल्यूशन ही होगा तो पार्टनरशिप से पार्टनर तो हट ही जाएंगे, और डेथ पर तो हट ही जाते हैं, ये नेचुरल है। और वो डिक्लेयर कर दे अनसर्न माइंड, अगर वो अनसर्न माइंड यानी कि पागल हो जाए, कंपिटेंट कोर्ट, किसी कोर्ट ने बता दिया कि पर्सन अनसाउंड माइंड है, तो उसे भी पार्टनरशिप से हटा दिया जाएगा। इफ ही हैज अप्लाइड टू एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट, अगर उसने अप्लाई कर रखा है कि वो इंसॉल्वेंट होने वाला है किसी भी कोर्ट में, और उसे डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, तब भी वो पार्टनर नहीं रहेगा किसी भी पार्टनरशिप के अंदर। और थर्ड पॉइंट में लिखा है, वेयर अ पर्सन हैज सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी हियर अंडर रेफर टू एज द फॉर्मर पार्टनर, द फॉर्मर पार्टनर
is to be regarded in a relation of any person dealing with the LLP still being a partner of LLP unless, अगर कोई पुराना पार्टनरशिप में आना चाहता है तो वो पार्टनरशिप बन सकता है if the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner of the LLP। अगर पहले वो पार्टनर था और उसने सीज हो गया था तो नया पार्टनर तो वो बन ही सकता है। नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज टू बी अ पार्टनर LLP हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के पास ये नोटिस आ जाना चाहिए कि कोई फॉर्मर पार्टनर है वो हट चुका है हमारी पार्टनरशिप से। फोर्थ पॉइंट में लिखा है द सेसेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम LLP डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू LLP ऑफ द पार्टनर एनी पर्सन इनकर्ड व्हाइल बीइंग अ पार्टनर। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। द सेसेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द LLP, अगर किसी पार्टनर को सीज किया जाता है, सेसेशन हटाया जाता है LLP, डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन, तो वो अपने उस ऑब्लिगेशन से नहीं हटेगा जो ऑब्लिगेशन उसे फुलफिल करने हैं। अगर किसी पार्टनर ने लोन ले रखा है तो लोन का ऑब्लिगेशन तो उसे पूरा करना है, बेशक उसे पार्टनरशिप से हटाया जा रहा है, बट अपने लोन जो लिया है फर्म से वो तो वो पे करेगा टू द LLP और द अदर पार्टनर, पार्टनर से लिया तो पार्टनर को एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन से उसने कुछ उधार लिया है, विच ही इनकर्ड वाइल बीइंग अ पार्टनर, जब वो पार्टनर था अगर उसने कोई ऐसा काम किया जिसके लिए वो लायबल है तो लायबिलिटी सेम रहेगी। सेसेशन का मतलब ये नहीं कि लायबिलिटी से मुक्त हो गए आप, लायबिलिटी रहेगी जब तक आप पार्टनर थे, वो आपको पे करना है। आपको हटाया किसी भी पर्पज से जा रहा हो बट योर लायबिलिटी शुड बी फुलफिल्ड बाय यू। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है वेयर अ पार्टनर ऑफ LLP सीज टू बी अ पार्टनर, जब पार्टनर को हटाया जाएगा अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन LLP एग्रीमेंट में नहीं लिखा है उसके अलावा हटाया जा रहा है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड यानी कि एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके अलावा। फॉरवर पार्टनर और पर्सन इंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, तो उसका जो शेयर है वो भी उसे मिलना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट में लिखा था उसकी जो लायबिलिटी है वो पे करेगा, और फिफ्थ में लिखा है उसका जो शेयर है वो उसे दो, उसका जो प्रॉफिट है जो सैलरी है वो उसे देनी है। अगर डेथ हो जाती है तब भी इंसॉल्वेंसी के केस में भी दिया जाता है। फॉर्मर पार्टनर जो पहले शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम LLP, तो LLP से वो ये रिसीव करेगा। अब ए और बी पॉइंट में लिखा है क्या कितना रिसीव करेगा, अमाउंट इक्वल टू कैपिटल, जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है वो अमाउंट। फॉर्मर पार्टनर एक्चुअली मेड ऑफ द LLP, जब वो पार्टनर था पहले फॉर्मर तो उसने जितना एक्चुअली पे किया था LLP के लिए तब वो पे उसे अमाउंट मिलना चाहिए कैपिटल का। और बी हिज राइट टू शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर जितना उसका शेयर है वो, मान लो 10 लाख रुपए प्रॉफिट है और उसका हाफ शेयर है 5 लाख, तो 5 लाख उसे मिलेगा। उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है 20 लाख की तो 20 लाख की उसे कैपिटल मिलेगी, इंटरेस्ट होगा तो वो भी मिलना चाहिए। ऑफ द LLP आफ्टर द रिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस करने के बाद डिटरमाइन एज द डेट ऑफ द फॉर्मर पार्टनर सेज टू बी अ पार्टनर, तो फॉर्मर पार्टनर जब पार्टनरशिप से हटेगा तो उसको लायबिलिटी तो पे करनी ही है जो भी उसकी बनती है, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी उसे मिलेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो भी मिलेगा। कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होकर ही आता है अगर कोई इंटरेस्ट होता है, नहीं होता तो नहीं होगा। 6 पॉइंट में अ फॉर्मर पार्टनर और पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ or insolvency of the former partner shall not have any right to interfere in the management of LLP, मैनेजमेंट ऑफ LLP में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप से सीज टू एग्जिस्ट हो गया मतलब हट चुका है तो वो मैनेजमेंट में कभी भी इंटर नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टनर, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द LLP, सो हाउ कैन ही इंटर इन द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में वो इंटर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस, पार्टनर में अगर कोई चेंजेस हैं और उनका हमें रजिस्ट्रेशन कराना है कि एक पार्टनर A से B हो गया है, मतलब हमारा राम नाम का पार्टनर था वो हटकर अब श्याम आ गया, तो हमें रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन में उसका नाम लेना पड़ेगा। हमारी अगर ए बी पार्टनरशिप फर्म थी, राम एंड श्याम थी, श्याम की जगह मोहन आ गया तो राम एंड मोहन हो जाएगी अब पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें लिखा है एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म LLP को, वो इन्फॉर्म करे अगर कोई चेंज होता है, एनी चेंज हिज नेम, उसके नाम में या उसके एड्रेस में कोई चेंज हो रहा है 15 दिन के अंदर वो उस चेंज को बता देगा। और LLP क्या करेगी, वेयर पर्सन बिकम सीज टू बी अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर हट रहा है तो फाइल करे एक नोटिस 30 डेज के अंदर, डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम सीज टू बी अ पार्टनर, जब वो पार्टनरशिप से हटा तो वो एक नोटिस फाइल करेगा। और वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम ऑफ एड्रेस, अगर चेंज हो जाए तो एक नोटिस रजिस्ट्रार को और दे उस चेंज के बारे में। तो अगर फर्म का नाम चेंज हो रहा है, राम और श्याम के नाम से फर्म है, श्याम चला गया मोहन आ गया, तो श्याम का नाम हटने पर मोहन का नाम आने पर नाम दिया जाएगा। और अगर एड्रेस चेंज हो रहा है तो भी 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार को। तो नॉर्मल हर जगह पार्टनरशिप के अंदर 30 डेज का ही रिक्वायरमेंट दिया गया है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर था 15 डेज, किसके लिए, अगर नेम और एड्रेस चेंज हो रहा है किसका, पार्टनर का,
पार्टनर ने अपना नाम बताया, नाम चेंज हो गया। पार्टनर ने एड्रेस बताया, एड्रेस चेंज हो गया। वो तो पार्टनर के लिए था, लेकिन एलएलपी का नाम अगर चेंज हो रहा है, राम और श्याम के नाम से एलएलपी है, तो एलएलपी के नाम चेंज होने पर 30 डेज के अंदर हमें नोटिस देना है। ये ध्यान रखना। पार्टनर का नाम चेंज हो रहा है, उसके लिए 15 डेज के अंदर नोटिस है। जैसे 4 पार्टनर है, एक पार्टनर हटा, दूसरा पार्टनर आया, तो उस पार्टनर के लिए 15 दिन का नोटिस। लेकिन आपकी फर्म का नाम भी तो चेंज होगा फिर। पार्टनरशिप अगर आपने उस पार्टनर के नाम से रखी हुई थी, अगर उस पार्टनर के नाम से पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं था, तब पार्टनरशिप फर्म का नाम चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फर्म है राम एंड श्याम एलएलपी, और उसमें 3 पार्टनर राम श्याम मोहन। मोहन चला गया और नया पार्टनर आ गया, मोहन की जगह आ गया है सुरेश। तो जो नाम चेंज हुआ है पार्टनर का, उसके लिए हमें 15 दिन का नोटिस देना है। लेकिन फर्म का तो नाम चेंज नहीं हुआ, फर्म का नाम सेम रहेगा। लेकिन अगर फर्म का नाम चेंज होता है तो हमें 30 डेज के अंदर नोटिस प्रोवाइड कराना है। ओके। थर्ड पॉइंट, नोटिस फाइल विद द रजिस्टर अंडर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 के अंदर हमें नोटिस प्रोवाइड कराना है, जिसमें लिखा है शैल बी इन सच अ फॉर्म, अ कंपनी फीस जो भी होगी वो प्रिस्क्राइब पे करनी है, साइन होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। सिंपल सी बात है, डेजिग्नेटेड पार्टनर ही साइन करेगा, क्योंकि काम ही सारा ऑफिशियल वर्क डेजिग्नेटेड पार्टनर को सौंपा गया है एलएलपी का। ऑथेंटिकेट करेगा इन अ मैनर एज वी प्रिस्क्राइब। बताओ क्या मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है? वो वेरीफाई करेगा, साइन करेगा, वो ओटीपी के थ्रू जो मैंने बताया था, डिजिटल सिग्नेचर करेगा। इट रिलेट टू इनकमिंग पार्टनर, अगर कोई इनकमिंग पार्टनर रिलेटेड है, शेल कंटेन स्टेटमेंट देगा वो, उसके कंसेंट का। कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसका कंसेंट देना होगा। कंसेंट मतलब एक्सेप्टेंस, वो साइन करके देगा कि मैं पार्टनर बन चुका हूँ, टू बिकमिंग अ पार्टनर। साइन बाई हिम, साइन करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, उसके साइन को मैच करेगा। मैनर एज में प्रिस्क्राइब, जो भी मैनर हो प्रिस्क्राइब करने का। लेकिन अगर उसने ये नहीं करा तो फाइन। और फाइन कितना है अगर वो कॉन्ट्राविन करेगा? इफ द एलएलपी कॉन्ट्राविन करती है तो फाइन है 2000 से 25,000 तक। लेकिन अगर कोई पार्टनर कॉन्ट्राविन करेगा तो 2000 से 25,000 तक का फाइन। सेम ही फाइन है इसमें, तो पीछे वाले में शायद थोड़ा अलग था, 10,000 से 5 लाख तक का। यहाँ पर 2000 से 25,000 तक का, दोनों के लिए, एलएलपी के लिए भी और पार्टनर के लिए भी। नेक्स्ट, बिकॉज एलएलपी अलग है। अगर आप सोचो कि एलएलपी से अलग फाइन क्यों ले रहे हैं, पार्टनर से अलग क्यों ले रहे हैं, एलएलपी एक सेपरेट लीगल पर्सन है और जो पार्टनर है वो अलग है। अगर पार्टनर की ही गलती मानी जाती है तो उसी से फाइन लिया जाता है नॉर्मली। और दिख रहा है पार्टनर भी केयरलेस है और एलएलपी का कोई भी पर्सन काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो वो एलएलपी पे भी डबल फाइन लगा देते हैं कि एलएलपी भी फाइन देगी और ये भी। नॉर्मली तो पार्टनर ही फाइन देते हैं, एलएलपी तक पेनल्टी नहीं आती इतनी ज़्यादा। अगर कोई कॉन्ट्रावेन होता है पार्टनर का ही होता है। 6, एनी पर्सन हु सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी मे हिमसेल्फ file with the registrar notice referred to in subsection 3 of his reasonable cause to believe that LLP may not file the notice with the registrar। अगर कोई पर्सन पार्टनर से सीज हो गया है तो अपने आप ही रजिस्ट्रार को नोटिस भेज सकता है रीजनेबल कोज के साथ कि एलएलपी नोटिस नहीं दे पाई है, मैं नोटिस दे रहा हूँ विद द रजिस्ट्रार। इन केस ऑफ एनी सच नोटिस फाइल बाय पार्टनर द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन कंफर्मेशन, मिल जाएगी। फिर वो कंफर्मेशन ले लेंगे एलएलपी से कि ये पार्टनर जो सीज हुआ है, जा रहा है छोड़कर, कंफर्म है ये आपकी तरफ से। अनलेस एलएलपी हैज़ ऑल्सो फाइल सच नोटिस, जब तक एलएलपी नोटिस फाइल नहीं करती। यानी कि अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है तो वो भी रजिस्ट्रार को नोटिस दे सकता है, एलएलपी के बिहाफ पर भी दे सकता है कि एलएलपी के बिहाफ पर ही मैं छोड़कर, एलएलपी का ही ये नोटिस है उसके बिहाफ पर। हाउएवर वेयर नो कंफर्मेशन, अगर कोई कंफर्मेशन एलएलपी ने नहीं दी 15 दिन के अंदर, द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय पर्सन सीजिंग टू बी पार्टनर। यानी कि सुनो, अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है तो एलएलपी को भी बताना पड़ता है फर्म को, रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर, लेकिन पार्टनर को 15 दिन के अंदर बताना होता है, जो कि हमने ऊपर देखा था। अब अगर एलएलपी नहीं बता पाई और पार्टनर ने बता दिया, 15 दिन के अंदर अगर कोई कंफर्मेशन एलएलपी से नहीं आई, तो रजिस्ट्रार ये मान लेंगे कि जो पार्टनर ने इन्फॉर्मेशन दी है वही सच है, वही ठीक है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सटेंडेड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। यहाँ पे लिमिटेशन बताई गई है और लायबिलिटी बताई गई है एलएलपी की, और साथ में पार्टनर की क्या क्या लिमिटेशन है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे हम ध्यान से स्टडी करेंगे। पार्टनर एज एन एजेंट, पार्टनर तो एजेंट होते हैं हमें पता है। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी, एलएलपी के एजेंट, बट नॉट अदर पार्टनर। दूसरे पार्टनर के वो एजेंट नहीं है, वो एलएलपी के एजेंट है। अब यहाँ पे बताया गया एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, इसे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्ट, कि किस एक्सटेंट तक लायबिलिटी होगी एलएलपी की।
अब लिखा है ए LLP इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ LLP बाउंड नहीं होगी एनीथिंग किसी कुछ भी करने के लिए डन बाय ए पार्टनर। अगर पार्टनर ने कोई गलत काम किया है तो उसके लिए LLP लायबल नहीं होगी। यहाँ पे लायबिलिटी बताई गई है LLP की। कब नहीं होगी लायबल? इफ द पार्टनर इनफैक्ट हैज़ नो अथॉरिटी। पार्टनर को वो काम करने की अथॉरिटी ही नहीं थी। स्टार्टिंग की इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम करता है तो वही लायबल होगा। अगर किसी पार्टनर को काम दिया गया है कि तुम्हें 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो बैंक से, लेकिन उसने लोन ले लिया 15 लाख का और ऑथोराइज था सिर्फ 10 लाख के लिए, तो 5 लाख के लिए पार्टनर खुद लायबल है। वही 5 लाख का लोन पे करेगा बैंक को वापस, उसने अपने नाम पर लिया है। अगर उसने LLP के नाम पर ले लिया तो LLP सिर्फ 10 लाख का ही वापस करेगी, बाकी 5 लाख पार्टनर को ही वापस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है LLP इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर। कोई भी काम अगर पार्टनर ने करा, कब? जब उससे कोई अथॉरिटी नहीं थी फॉर द LLP से इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, ये एक्ट करने के लिए। एंड द पर्सन नोज दैट ही हैज़ नो अथॉरिटी, और वो पर्सन भी जानता है कि इस पार्टनर को कोई अथॉरिटी नहीं है, डज नॉट नो, और बिलीव हिम, और उस पर बिलीव कर लिया पार्टनर पे कि LLP ने उसे अथॉरिटी दे रखी है, तो उस पर्सन के लिए भी वो पार्टनर ही लायबल है। अगर मान लो बैंक के साथ मिलकर पार्टनर ने कहा कि मुझे अथॉरिटी तो नहीं है लेकिन फिर भी तुम मुझे पैसे दे दो, तुम मेरे दोस्त हो, बाद में मैं LLP से लेके दिलवा दूंगा, लेकिन LLP लायबल नहीं होगी। सामने वाले पर्सन को भी पता था पार्टनर इज नॉट लायबल। कभी भी कोई पार्टनर को अगर लोन दे रहा है बैंक, तो वो फर्म के नाम पर देगा और फर्म का वो सारी डिटेल चेक करेगा कि फर्म के पास कितनी एसेट्स है और कितना लोन लेने के लिए फर्म लायबल है। तो पार्टनर की जितनी अथॉरिटी है उतना ही लोन दिया जाता है नॉर्मली। अगर उससे ज़्यादा कोई लोन ले रहा है पार्टनर, तो पार्टनर इज पर्सनली लायबल। यानी कि सिर्फ लोन का ही एग्जाम्पल नहीं, पार्टनर कोई भी एक्ट, जैसे सेल का एक्ट हो गया, गुड्स को वो सेल करना था 10 लाख रुपए का, उसने बेच दिया 8 लाख में, 2 लाख का लॉस करवाया उसने, तो उसके लिए भी पार्टनर लायबल है। तो पार्टनर अगर अपने एक्ट के बियॉन्ड जाके काम करता है, उससे जो अथॉरिटी नहीं दी उसके बियॉन्ड काम करेगा, तो पार्टनर ही लायबल होगा। तो ये 2 पॉइंट्स लिखे थे, ये एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। हम एग्जाम का क्वेश्चन भी देखेंगे अभी। ध्यान रखना इस पॉइंट को, सेक्शन 27 के अंदर बताया गया LLP की लायबिलिटी और पार्टनर एजेंट होता है। सेक्शन 26 में लिखा है, सेकंड पॉइंट में लिखा है द LLP लायबल होगी। कब होगी? जब पार्टनर को उसने अथॉरिटी दे रखी है। द LLP इज लायबल इफ अ पार्टनर ऑफ LLP, the LLP is liable if a partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part in the course of business of LLP with its authority। यानी कि अगर पार्टनर को अथॉरिटी दी गई थी कि आप 10 लाख का लोन ले सकते हो बैंक से, और उसने ले लिया और लेकर वो भाग गया, तो ये अथॉरिटी तो फर्म ने दी थी उसे। फर्म से बैंक लेने के लिए लायबल है। लायबिलिटी तब तक है फर्म की, उस लेवल तक की जितनी अथॉरिटी पार्टनर को दी गई थी। ओके, तो ऐसे पार्टनर को फर्म में रखना है जो अपनी अथॉरिटी का पूरा पालन करे। बेईमान पार्टनर को रखोगे तो वो पैसे लेके भाग जाएगा, तो फर्म को ही देने पड़ेंगे। ओके, तो ईमानदार लोग ही वैसे पार्टनरशिप बनाते हैं, बेईमान का तो झगड़ा हो जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं इसके, सेक्शन 27 के। Third, an obligation of the LLP whether arising in contract or otherwise shall be solely obligation of the LLP। कोई भी obligation होगा LLP का arising contract के थ्रू। अगर कोई पार्टनर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार पार्टनर को होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को, तो उसके लिए LLP की लायबल होगी। और लायबिलिटी ऑफ LLP shall be met out of property of LLP। तो अगर LLP लायबल है किसी भी एक्ट के पार्टनर के लिए, तो वो पैसे कहाँ से देगी? साफ साफ लिखा, अपनी प्रॉपर्टी में से देगी। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर की लायबिलिटी के बारे में सेक्शन 28। अब ध्यान से देखना, अब पार्टनर इज नॉट पर्सनल लायबल। अब पार्टनर पर्सनल लायबल क्यों नहीं? क्योंकि नाम ही हम जो पढ़ रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये। जैसे लिमिटेड कंपनी होती है, ये किस तरह से पार्टनरशिप भी लिमिटेड है मेंबर्स के लिए, यानी कि पार्टनर्स के लिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर टू इन सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 27 सोनली बाई रीजन ऑफ बीइंग पार्टनर ऑफ LLP। अब कोई भी पार्टनर LLP के अंदर अपनी अथॉरिटी में जितना भी काम कर रहा है, LLP उसके लिए लायबल है, पार्टनर उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा। जितना पैसा पार्टनर ने लगाया है उतना वो पे कर सकते हैं। तो पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल, ये सेक्शन 28 में लिखा है। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 27 सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर हिज ओन ओन रॉन्गफुल एक्ट के लिए नहीं होगा। अगर उसने कुछ रॉन्गफुल एक्ट करा है अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर, उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो पर्सनल लायबल नहीं होगा, वो पर्सनल लायबल होगा रॉन्गफुल एक्ट के लिए। बट अ पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनल लायबिलिटी कब नहीं होगा रॉन्गफुल एक्ट के लिए? जब वो पार्टनर जो ओमिशन करी है ऑफ एनी एक्ट अदर
एनी अदर पार्टनर ऑफ LLP। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ऊपर वाले में लिखा था पार्टनर पर्सनल लायबल नहीं है अगर वो फर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने रॉन्गफुल एक्ट के अकॉर्डिंग कर रहा है तब उस ओमिशन के लिए पार्टनर ही लायबल होगा। ये सेकंड पॉइंट। ओके, तो पर्सनल लायबिलिटी फॉर पार्टनर फॉर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, यहाँ तक लिखा था सेकंड पॉइंट, और लास्ट में जो बट से लेके लास्ट तक लिखा है ये फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर देंगे हम। नेक्स्ट, होल्डिंग आउट, सेक्शन 29 होल्डिंग आउट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इसको अगर आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ये शायद एग्ज़ाम में आया था जनवरी नवंबर, एक बार दिखाती हूँ, आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। देखिए, आपको सर्च करना है ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज़ BOS, तो आपको फाउंडेशन के कोर्स में जाना है। ICAI की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में आपके लो के अंदर क्वेश्चन पेपर शायद नवंबर 2020, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए नवंबर 2020 का एग्ज़ाम है। नवंबर 2020 में क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2B में क्या आया हुआ है क्वेश्चन, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच LLP में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो ये क्वेश्चन हमें पढ़ना है अभी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि वाउंड अप होगी जब ट्रिब्यूनल के द्वारा LLP, तो उसके सर्कमस्टेंसेस कब कब कंपनी को, कब कब LLP को वाउंड अप यानी कि बंद किया जा सकता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़ना। 5 मार्क्स का जनवरी में 21 में आया हुआ है, जनवरी 21, इसमें कौन सा क्वेश्चन आया इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही आते हैं ज़्यादातर। फर्स्ट बी, व्हाट इज इट, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन इज इट मोर जूम, सेकंड, ये ज़्यादा जूम होने की वजह से हम आगे चले गए थे। सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, सेकंड का बी पार्ट, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच LLP एंड इट्स पार्टनर में फेस अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ध्यान से देखिए, कौन सी कंडीशन है जिसमें पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट 2008। तो कब हो जाएगी, जो हमने अभी पढ़ा, जब पार्टनर फ्रॉड करेंगे। फ्रॉड के केस में ऐसा होता है, देखिए हमने अभी पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, रॉन्गफुल एक्ट, अगर वो कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हैं तो पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। इसमें यहाँ पे LLP की लायबिलिटी दी गई है, पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, यहाँ पे सेक्शन 30 में, सॉरी सेक्शन 30 के अंदर ये दिया गया है, रॉन्गफुल एक्ट तो है लेकिन सेक्शन 30 में अच्छा, इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। तो जो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच LLP एंड पार्टनर्स में फेस अनलिमिटेड लायबिलिटी, 5 मार्क्स का, तो इसका आंसर आप ध्यान से देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ फ्रॉड इन द इवेंट ऑफ एक्ट कैरिड आउट बाय LLP, कोई एक्ट अगर LLP नहीं करा हो, एनी ऑफ इट्स पार्टनर, उसके पार्टनर ने करा विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, फ्रॉड करने की कोशिश से, क्रेडिटर्स को वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, चाहे LLP हो या पार्टनर हो, क्योंकि धोखे के लिए तो अगर कंपनी भी करते हैं तो उसकी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाता है और उसके मेंबर्स को लायबल ठहराया जाता है। ये हमने कंपनी एक्ट में पढ़ा है।
विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, अगर क्रेडिटर के साथ डिफ्रॉड कर रहे हैं या किसी भी पर्सन के साथ, एनी अदर पर्सन, और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए अगर काम कर रहे हैं तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होना सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़ी है कि वो फ्रॉड करके अपनी पर्सनल लायबिलिटी को भी लेकर चले जाएंगे। द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर हु एक्टेड द इंटेंट, जो इसने एक्ट करा इस इरादे से, डिफ्रॉड क्रेडिटर और एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल और एनी डेब्ट और अदर लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। तो ये अनलिमिटेड हो जाएगी। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसे हम अभी दोबारा पढ़ते हैं, हम जहाँ पर थे उसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक हमारा हो गया था। सेक्शन 29 पढ़ना था, उसके बाद 30 पर आ जाएंगे। होल्डिंग आउट की डेफिनेशन दे रखी है। होल्डिंग आउट सेक्शन 29, एनी पर्सन हु वर्ड स्पोकन, जो वर्ड से बोल करे रिटर्न में या अपने कंडक्ट से दिखाए, रिप्रेजेंट करे अपने आप को। तो होल्डिंग आउट का मतलब होता है ऐसा पार्टनर जो पार्टनर नहीं है लेकिन वो दिखावा कर रहा है कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ एलएलपी का, तो उसे होल्डिंग आउट पार्टनर बोला जाता है। और नोइंग परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को एलएलपी का पार्टनर, तो वो लायबल हो जाएगा। तो कोई भी पर्सन अगर झूठ बोलकर ही या दिखावे में अगर अपने आप को शो ऑफ भी कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैं इसका पार्टनर, उसको पार्टनर मानकर आपने उस फर्म के साथ कोई डील कर ली और आपको नुकसान हो गया, तो आप उस पर्सन को पकड़ सकते हो कि तुमने मुझे बोला था कि तुम पार्टनर हो उस फर्म के, अब मुझे पैसे तुमसे लेने हैं क्योंकि तुम पर भरोसा करके मैंने उस फर्म को पैसे उधार दे दिए। ओके, तो हु हैज़ फेथ इन सच रिप्रेजेंटेशन, जो फेथ, आपको अगर फेथ हो गया उसके ऊपर, गिव क्रेडिट, और आपने क्रेडिट दे दिया एलएलपी को, उधार दे दिया, वेदर द पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर, वो पार्टनर है या डज नॉट नो, नहीं है, दैट रिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट, तो उस पर्सन को आपने रिप्रेजेंट मानकर क्रेडिट दे दिया तो उस पर्सन को लायबल ठहराया जाएगा। तो ऊपर तो लिखा था कि पार्टनर लायबल होंगे, यहाँ पे लिखा होल्डिंग आउट वाला पार्टनर भी लायबल है, जो शो ऑफ कर रहा है कि वो पार्टनर है। अगर पार्टनर नहीं है तो शो ऑफ क्यों कर रहा है? अगर शो ऑफ कर रहा है और उसकी वजह से किसी भी पर्सन को नुकसान हुआ तो उस पर्सन से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है हावेवर where any credit is received by LLP as a result of such representation, the LLP shall, without prejudice to the liability of the person so representing himself, represent to be a partner। अगर LLP उस क्रेडिट को रिसीव कर रही है और LLP ही ऐसा काम कर रही है तो सबसे पहले तो LLP ही लायबल होगी जिसने ये पैसा लिया है और फ्रॉड किया है। अगर LLP बच निकलती है तब पार्टनर को लायबल ठहराया जाएगा। बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव बाई इट और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट ड्रिवन देयरऑन। तो अगर उस पार्टनर की वजह से एलएलपी को कुछ अमाउंट ज़्यादा मिल गया तो एलएलपी को वो पैसा वापस कर देना चाहिए क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, उस पार्टनर की वजह से मिला है। और अगर वो पैसा एलएलपी अपने पास रखती है तो एलएलपी ही लायबल होगी। सेकंड, वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ बिजनेस इज कंटिन्यूड, अगर पार्टनर की डेथ के बाद बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, एलएलपी के नाम सेम एलएलपी नेम, ध्यान से सुनो, राम और श्याम पार्टनर है, श्याम की डेथ हो गई, अभी भी राम और श्याम के नाम से कंपनी चल रही है, एलएलपी चल रही है, तो श्याम तो है ही नहीं और श्याम के नाम पर लोग उससे पैसे दे दिया करेंगे कि अभी भी श्याम के नाम से एलएलपी रन कर रही है, तो एलएलपी लायबल होनी चाहिए ना इसके लिए। आफ्टर पार्टनर की डेथ हो गई तो उन्हें नाम यूज नहीं करना चाहिए था। कंटिन्यू यूज ऑफ द नेम ऑफ द डिसीज पार्टनर, मतलब जिसकी डेथ हो गई उस डेथ पार्टनर का नेम एज अ पार्ट देयर ऑफ शैल नॉट बी इटसेल्फ मेक इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट लायबल। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल थोड़ी होगा इस चीज के लिए। अगर कोई एलएलपी नाम यूज कर रही है उस पार्टनर का जिसकी डेथ हो गई है तो वो एलएलपी लायबल होगी। एनी एक्ट ऑफ एलएलपी डन आफ्टर हिज डेथ, तो एलएलपी ही लायबल होगी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ द फ्रॉड। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करेगा तो सेक्शन 30 के अंदर उसकी लायबिलिटी होगी। एलएलपी या उसके पार्टनर ने कोई फ्रॉड करा है, डिफ्रॉड क्रेडिटर के साथ करा है, द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर हु एक्टेड इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर और एनी अदर फ्रॉडुलेंट पर्पस से किया गया है, शैल बी अनलिमिटेड फॉर द एनी ऑफ द डेप्ट्स ऑफ द अदर लायबिलिटी। अब देखिए 5 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन आया था। सेकंड, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस, वो कंडीशन बताइए जिसमें एलएलपी और उसके पार्टनर फेस करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो एलएलपी और उसके पार्टनर दोनों फेस कर रहे हैं। 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है, इसके और भी पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट तो शायद आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। आगे और लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड पॉइंट, ये भी लिखने हैं आपको। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसे थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। देखिए, however in case of any such act is carried out by a partner, कोई पार्टनर ऐसे एक्ट करता है, the LLP is liable to the same extent as the partner unless is established by LLP that such act was without knowledge of the authority of the LLP। अब ध्यान से सुनिए,
अगर किसी पार्टनर ने काम फ्रॉड करा और एलएलपी को नहीं पता तब पार्टनर ही लायबल होगा, लेकिन अगर एलएलपी ने कोई फ्रॉड करा क्रेडिटर के साथ और पार्टनर को नहीं पता था तो एलएलपी ही लायबल होगी। बस आपको ये प्रूव करना होगा कोर्ट में जब भी कोई केस बनता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, पार्टनर अगर कुछ डिफ्रॉड कर रहा है क्रेडिटर के साथ तो पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, अगर कोई फर्म डिफ्रॉड कर रही है तो फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ओके। वेयर और वेयर एनी बिजनेस इज कैरिड ऑन विच सच इंटेंट, अगर बिजनेस किया जा रहा है इस इंटेंट से, इरादे से, सच प्रॉमिस पर्पस और मेंशन इन सबसेक्शन 1 एवरी पर्सन हु हैज नोइंग अ पार्टली कैरिंग ऑफ द बिजनेस इन द मैनर अफोरसाइड शैल बी पनिशेबल। सेक्शन 1 में वही लिखा है कि फ्रॉड के पर्पज से अगर कोई करे तो उसके 2 साल तक की सजा और 50,000 से 5 लाख तक का फाइन है। तो सेकंड पॉइंट में फाइन की बात की गई है, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। बट जो एग्जाम में इसका जो आंसर दिया गया है मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसमें फाइन की कहीं बात नहीं की गई है। ये पॉइंट्स आप लिख तो सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ कंडीशन पूछी गई है तो आप कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन लिखेंगे वो भी चल जाएगा, बट आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं क्योंकि ये इसी पॉइंट्स के अंदर इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में दे रखा है। मार्क्स नहीं कटेंगे और ज़्यादा भी नहीं मिलेंगे इसको लिखने से। और इंस्टीट्यूट का आंसर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, उन्होंने क्या लिखा है। आप पहले थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। Where a LLP or any partner or designated partner or employee of such LLP conduct his affair of LLP fraudulent। अब देखो यहाँ फ्रॉड आ गया, ऊपर था डिफ्रॉड ही लिखा था और यहाँ पे फ्रॉडुलेंट मैनर आ गया। देन विदाउट प्रेजुडिस टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच में अराइज अंडर एनी लॉ, क्राइम के अकॉर्डिंग किसी ने काम कर दिया, एलएलपी और एनी सच पार्टनर, एलएलपी ने करा है या फिर सच पार्टनर ने और डेजिग्नेटेड पार्टनर ने और एम्प्लॉय शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन, तो वो कंपनसेशन पे करेंगे एनी पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस, जिस भी पर्सन को लॉस हुआ है उसे रीजन ऑफ सच कंडक्ट। और हावेवर के बाद वही लिखा है एलएलपी लायबल नहीं होगी अगर एलएलपी को इसके बारे में नहीं पता था। डेजिग्नेटेड पार्टनर भी लायबल नहीं होगा अगर उसने फ्रॉडुलेंट नहीं करा था विदाउट नॉलेज। तो जिसकी नॉलेज के बिना काम हुआ, एलएलपी की नॉलेज के बिना पार्टनर ने काम करा, पार्टनर लायबल होगा, एलएलपी नहीं। पार्टनर की नॉलेज के बिना एलएलपी ने काम करा तो एलएलपी लायबल होगी, पार्टनर नहीं। ये तो सिंपल से पॉइंट है जो ऊपर भी लिखे थे। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर कैसे दिया है। ये तो था क्वेश्चन पेपर, हम चलते हैं अपने, ये क्वेश्चन पेपर्स थे। देखिए बिजनेस लॉ के अंदर क्वेश्चन पेपर इनके सजेस्टेड आंसर है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है कौन से ईयर में आया था, ये आया था जनवरी 21। तो जनवरी 21 का जो सजेस्टेड आंसर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड का बी पार्ट देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन ये लिखा है स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एलएलपी एंड इट्स पार्टनर में फेस अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस क्वेश्चन को देखना 2008। इसका आंसर दिया हुआ है एज पर सेक्शन 30 ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एंड इट्स पार्टनर में बी फेस अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो देखिए शॉर्ट करके लिखा गया है इन केस ऑफ फ्रॉड according to this section the liability arise in the event of the carried out LLP or any partner with intent to कोई defraud with creditor, LLP short करके लिख दिया, और any person or any fraudulent purpose के लिए the liability of the LLP and partner who acted intent defraud creditor for any fraudulent purpose shall be unlimited हो जाएगी उनकी liability, okay, for all any of the debts or other liabilities of the LLP. However, in case of any such act is carried out by partner shall be liable to the same extent as partner unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge of the authority of the LLP। अगर LLP की नॉलेज के बाहर काम हो रहा है तो LLP लायबल नहीं है, और उसकी नॉलेज के अंदर हो रहा है तो LLP लायबल है। तो इन्होंने आंसर जो दिया है 5 मार्क्स का यहाँ तक दिया है। देखिए वेयर एलएलपी पार्टनर एम्प्लॉय एलएलपी हैज कंडक्टेड द अफेयर ऑफ एलएलपी फ्रॉडुलेंट मैनर, जहाँ पर एलएलपी पार्टनर ने ऐसा फ्रॉडुलेंट काम करा है विदाउट प्रेजुडिस टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच में अराइज अंडर एनी लॉ, यानी कि उसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग वो काम कर दिया बिना उसे ध्यान में रखे, टाइम बिंग इन फोर्स जो भी उस टाइम पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग मानी जा रही थी। द एलएलपी एंड एनी सच पार्टनर एम्प्लॉय शैल बी लायबल फॉर कंपनसेशन, तो उन्हें कंपनसेशन देना है टू एनी सच पर्सन, उस पर्सन को हु हैज सफर्ड एनी लॉस बाय रीजन सच कंडक्ट, उस कंडक्ट के लिए। तो ये 5 मार्क्स का आंसर था आपका, 2021 में आया था ये एग्जाम में। यहाँ तक इसका आंसर है। ओके, तो आप गूगल पर जाकर आराम से इसे देख सकते हैं। ऐसे एक आप स्टडी मटेरियल भी आपको गूगल से मिल जाएगा। विसल ब्लोइंग के बारे में लिखा है सेक्शन 31। एक एग्जाम एक क्वेश्चन पेपर और देख लेते हैं।
हमने जन 21 नवंबर 2019 में एक क्वेश्चन आया था, नवंबर 2019 का। इसमें भी एक क्वेश्चन है, वो शायद हम आगे उसे रीड अच्छे से कर पाएँ अगर आप देख लें। इसमें आया था, डिस्कस द कंडीशन अंडर विच एलएलपी विल बी लायबल एंड नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर। वो कंडीशन बतानी है जिसमें एलएलपी लायबल है और लायबल नहीं है पार्टनर के एक्ट के लिए, और ये हमने पढ़ा है, देखिए। एलएलपी इज नॉट बाउंड एनीथिंग, यहाँ पे एलएलपी लायबल नहीं है। नॉट बाउंड, अगर पार्टनर अपने एक्ट से बाहर जाके काम करता है तो सेक्शन 27 में साफ साफ लिखा हुआ है। और क्वेश्चन यही था, आप एक बार दोबारा देख लेते हैं। डिस्कस द कंडीशन अंडर विच एलएलपी विल बी लायबल एंड नॉट लायबल। कब वो लायबल होगी, कब नहीं लायबल होगी? इन द एक्ट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के एक्ट के लिए। अगर पार्टनर को अथॉरिटी दी थी और पार्टनर ने कुछ गलत कर दिया तो एलएलपी लायबल है, और पार्टनर को अथॉरिटी नहीं दी थी और उसने कुछ काम कर दिया तो एलएलपी नॉट लायबल। सिंपल। बस इसको लिखना कैसे आप ध्यान से देखिए, हमने इसे रीड किया है। तो एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय ए पार्टनर डीलिंग विद द पर्सन इफ द पार्टनर इन फैक्ट नो अथॉरिटी। अगर पार्टनर की कोई अथॉरिटी नहीं है तो नॉट लायबल। किसी पर्सन के साथ उसने डील करा और पर्सन को भी पता था कि पार्टनर की कोई अथॉरिटी नहीं है तो एलएलपी नॉट लायबल। द एलएलपी इज लायबल। एलएलपी कब लायबल होगी? अगर किसी पर्सन ने रॉन्गफुल एक्ट करा है, पार्टनर ने ओमिशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी विद इट्स अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के अंदर अगर करा है तो लायबल होगी। बस यही 2 पॉइंट थे 5 मार्क्स में, बस इतना सा था। और ये 2 पॉइंट और लिखने हैं। ऑब्लिगेशन एलएलपी अराइजिंग कंडक्ट ऑफ अदरवाइज शैल बी सोनली ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी। एलएलपी का ऑब्लिगेशन होगा अगर कंडक्ट होता है पार्टनर की वजह से, और लायबिलिटी ऑफ एलएलपी शैल बी मैटर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। एलएलपी अपनी प्रॉपर्टी में से वो पैसे पे करेगी अगर अथॉरिटी के अंदर होगा। अब एग्जाम में आया था नवंबर 2019 का, इसका सजेस्टेड आंसर भी देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर लिखा है इसका, नवंबर 2019। ये सजेस्टेड आंसर आपको दिख रहे हो 2019 नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, बी पार्ट। कंडीशन अंडर विच एलएलपी विल बी लायबल। पहले तो कंडीशन उन्होंने लिखी है जिसमें लायबल है, सेक्शन 27(2) में और 27(1) में, 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। एलएलपी इज लायबल फॉर अ पार्टनर if LLP is liable to any person such a result of wrongful act of omission of his part in the course of the business of LLP with his authority। तो सेम वही पॉइंट है, अगर अथॉरिटी के अंदर करा है तो LLP लायबल है। और कंडीशन LLP नॉट लायबल, कब लायबल नहीं होगा? LLP नॉट लायबल एनीथिंग डन बाय द पार्टनर डीलिंग विद द पर्सन इफ द पार्टनर फैक्ट्स नो अथॉरिटी। पार्टनर को कोई अथॉरिटी ही नहीं थी डूइंग पर्टिकुलर एक्ट। सेम वही कंडीशन लिखी है, द पर्सन नो दैट नो अथॉरिटी और डज नॉट नो। तो देखिए कितना छोटा सा आंसर है, और सेम वही है जो हमने पढ़ा 5 मार्क्स में। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें सिर्फ वही 2-3 लाइनें लिखी हैं जो पूछी गई और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आपको इससे आइडिया हो सकता है कि लॉ इज इजी अगर आप लोगों को ध्यान से पढ़ो। अभी तो हम फास्ट ट्रैक मैनर में रिवीजन कर रहे हैं, अगर आपने प्रॉपर मैनर में से पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर इन्हें याद करना है और कॉन्सेप्ट समझने हैं ध्यान। और अगर क्वेश्चन देखें मई 2019, ये सजेस्टेड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 ही होता है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लिखा है एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेशन बिजनेस फ्रॉम दैट गिव्स द बेनिफिट फ्रॉम लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। कंपनी में जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है वैसे, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। इसी को एक्सप्लेन करना है कि ये फ्लेक्सिबल है। इसके हमने फीचर्स में देखा था, ये फ्लेक्सिबल है। तो इसमें 5 मार्क्स का फ्लेक्सिबल से रिलेटेड पूछा, और ये पूछा है कि एक अल्टरनेटिव है, जो स्टार्टिंग में मीनिंग था उस मीनिंग से रिलेटेड है। तो इसका आंसर एक बार यहीं से रीड कर लेते हैं। एलएलपी इज अल्टरनेटिव, तो सबसे पहले इसकी लिमिटेड लायबिलिटी फीचर से रिलेटेड है ना, क्योंकि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फ्लेक्सिबल है, इसमें पार्टनर्स आ सकते हैं, नए पार्टनर जा सकते हैं, नए पार्टनर आ सकते हैं, पुराने जा सकते हैं। और इस आंसर को अगर आप रीड करोगे तो प्रॉपर थ्योरेटिकल है ये। टेक्निकल डिसिप्लिन होता है, मैनेजमेंट होती है। फीचर्स जो हमने देखे थे, बस 2 ही पॉइंट लिखे हैं इन्होंने कंसिडर किए, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, देखिए।
तो जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि बेनिफिट टू लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर, दो ही चीज़ें पूछी थी, लिमिटेड लायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, इसलिए दो ही पॉइंट कंसिडर किए गए। और 5 मार्क्स का कितना सिंपल सा क्वेश्चन, यानी कि पार्टनरशिप में से अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसे इजीली कर सकते हैं। 5 मार्क्स बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा आप रिविजन वीडियो में इसे कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। ओके, मे 9 तक के आंसर दिए गए हैं इसके, गूगल से आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो हमारा एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी पर कंटिन्यू करते हैं। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी तो इसमें बताया गया, अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3। अब पर्सन, कोई भी पार्टनर पर्सनल लायबल तब नहीं होगा जब विद इन अथॉरिटी उसने काम करा है, पर्सनल लायबल नहीं होगा। The provision of subsection 3 of subsection his the section shall not affect the personal liability of the partner his own wrongful act or omission, but a partner shall be personally liable for the wrongful act or omission if any other partner of the LLP, पार्टनर wrongful act के लिए होगा ऑफ एनी अदर पार्टनर ऑफ द LLP। ध्यान से सुनिए, अगर कोई पार्टनर कुछ wrongful कंडक्ट करता है अपनी अथॉरिटी के अंदर तो LLP लायबल होगी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से उसे देगी क्योंकि उसके अंदर है। अगर उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके कुछ काम करा है तो पार्टनर से पहले तो LLP देगी और बाद में LLP उससे पर्सनली ले सकती है, लेकिन कोई बाहर का पर्सन उससे पर्सनली पैसे नहीं ले। ये पॉइंट लिखा है सेकंड में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर किसी पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट करा विद इन अथॉरिटी तो LLP लायबल है और LLP अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से दे देगी, पार्टनर से वो जैसे भी ले ले। लेकिन अगर उसने आउटसाइड ऑफ अथॉरिटी करा तो पार्टनर लायबल होगा उस पर्सन के लिए, वो पर्सन पार्टनर से ले सकता है पैसे, और LLP भी पार्टनर को लायबल ठहराएगी कि उस पर्सन को आपको पर्सनल लायबिलिटी से पैसे देने हैं, LLP की यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो LLP वहाँ लायबल ही नहीं होगी, पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसे लिए जाएंगे पार्टनर। ठीक है, होल्डिंग आउट, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, शायद ये हो चुका है। सेक्शन 30 तक हो गया था, 31 विसल ब्लोइंग पर आ गए हैं। विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इन्फोसिस कंपनी के अंदर भी विसल ब्लोइंग का एक हुआ था इवेंट यू कैन से, एक हादसा हुआ था, मिसकंडक्ट। अगर कोई पर्सन कंपनी में मिसकंडक्ट कर रहा है, कुछ गलत बिहेव कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो टॉप मैनेजमेंट तक उसकी बात को पहुंचाने वाला जो पर्सन होता है वो विसल ब्लोअर होता है। सिटी बजाना या फिर विसल ब्लोइंग तो सिटी बजानी होती है, लेकिन उस बात को टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा देना। जैसे मान लीजिए रतन टाटा को नहीं पता कि उसकी कंपनी में क्या फ्रॉड वर्क हो रहा है, और जहाँ पे फ्रॉड काम हो रहा है उस बात को रतन टाटा तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, तो मैं विसल ब्लोइंग करूँगा। मैं उस कंपनी का अगर एक पर्सन हूँ, एम्प्लॉय हूँ, विसल ब्लोइंग करके मैं उन्हें ये बात बता सकता हूँ। तो यहाँ लिखा था कोर्ट, तो बात को पहुंचाने की, बात को कैसे पहुंचाया जाए, जो गलत हो रहा है। द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस वेव और पेनल्टी लेविश अगेंस्ट द पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ LLP इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, अगर कुछ भी गलत करा है पनिशेबल किसी पार्टनर ने, और उस 4 पार्टनर है मान लो एक फर्म के, उसमें से एक पार्टनर ने कुछ फ्रॉड करा है और किसी एक अच्छे पार्टनर ने उस फ्रॉड को बता दिया ट्रिब्यूनल को कि ये गलत कर रहा है, तो वो विसल ब्लोइंग कर रहा है। गलत काम को शो करना, बता देना किसी के, विसल ब्लोइंग कहा जाता है। सच पार्टनर और एम्प्लॉय LLP हैज़ प्रोवाइडेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे दी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो व्हेन एन इन्फॉर्मेशन गिवन बाय एनी पार्टनर एम्प्लॉय वेदर और नॉट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन LLP और एनी पार्टनर एम्प्लॉय सच LLP बीइंग कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट, तो वो कन्विक्टेड पाई जाएगी अगर किसी पर्सन ने आपकी इन्फॉर्मेशन दे दी। नो पार्टनर और एम्प्लॉय LLP में भी डिस्चार्ज डिमोटेड, और जिस एम्प्लॉय ने, जिस पार्टनर ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया, तो कोर्ट ये बात कह रहा है कि उस पार्टनर को आपको डिस्चार्ज नहीं करना, डिमोट नहीं करना, प्रमोट आगे बढ़ाना, डिमोट नीचे नहीं करनी उसकी, ना ही उसे सस्पेंड करना, ना ही धमकी देनी है, ना ही हरास करना, हरास और इन एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, कोई भेदभाव नहीं करना अगेंस्ट टर्म ऑफ कंडीशन LP एम्प्लॉयमेंट मेयरली बिकॉज, सिर्फ इस रीजन से, मेयरली ओनली इस रीजन की वजह से कि उसने इन्फॉर्मेशन दे दी। सबसेक्शन 1, तो कोई भी अगर विसल ब्लोइंग करता है पार्टनर, यानी कि कोई भी फ्रॉड की बात कोर्ट तक पहुंचाता है, इन्वेस्टिगेटर को देता है, तो उसके साथ गलत बिहेव नहीं करना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये भी पूछा नहीं गया, आप ध्यान से इसे कर लेना। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में देखो ये छोटी छोटी चीज़ लिखी है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का मतलब है अगर कोई पार्टनरशिप के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे हो तो उसे क्या क्या डिस्क्लोज करना है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में LLP मेंटेन करेगी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू अफेयर, उसके ईच ईयर के, हर साल के जो भी रिकॉर्ड होगा वो बनाएगी। रिकॉर्ड में कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस कुछ भी बना सकती है।
अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम बनाना है। हाँ, डबल एंट्री बनाना है, सिंगल एंट्री नहीं बनाना। सिंगल एंट्री सोल प्रोप्राइटर यूज़ करते हैं। शैल मेंटेन सेम एट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी। रजिस्टर्ड ऑफिस इसीलिए तो बताया गया था कि दिल्ली में है तो दिल्ली का नाम लिखो, अगर आप यूपी या बिहार कहीं शिफ्ट हो गए तो वहाँ का नाम देना जरूरी है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस में रखे होकर कभी भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है कोर्ट। और सच पीरियड एज वे प्रिस्क्राइब, और उस पीरियड के लिए रखने हैं जो प्रिस्क्राइब किया जाए। पीरियड का मतलब 1 साल के आपको पिछले साल के डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। नॉर्मली 4 से 8 साल तक के डॉक्यूमेंट तो रखे जाते हैं अभी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी, आपको अकाउंट्स बनाने और सोल्वेंसी के स्टेटमेंट भी रखने की आपकी कंपनी सोल्वेंट है, आपके पास कैश या एसेट्स प्रॉपर रखे हुए हैं। एज एलएलपी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर करेगी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सोल्वेंसी का अकाउंट बनाएगी कि हमारी कंपनी सोल्वेंट है, एसेट्स की मात्रा ज़्यादा है लाइबिलिटी से। ऐसा नहीं कि लाइबिलिटी ज़्यादा है एसेट्स कम है, तो वो सोल्वेंसी स्टेटमेंट होगा जहाँ पे एसेट्स अच्छी मात्रा में हो, ठीक ठाक। फॉर द सैड फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको बताइए होगा 2:1, 2:1 सॉरी, डेब्ट इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंग, मतलब वो रेशियो सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेब्ट ज़्यादा इक्विटी कम है, 2:1 तो गलत हो जाएगा, डेब्ट ज़्यादा हो जाएगा इक्विटी कम। फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर एंड एज द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को आपको रिकॉर्ड रखने फ्रॉम सच फॉर्म एज प्रिस्क्राइब, उसी मैनर में जो बताया गया। सच स्टेटमेंट शैल बी साइन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसे साइन करेगा जरूर। एवरी LLP shall file within the prescribed time the statement of account and solvency prepared pursuant to subsection 2 of the registrar every year in such a form and manner accompanied by the fees, जो भी fees होगी उसके अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में रखेंगे। अकाउंटेंट LLP शैल बी ऑडिटेड भी किए जाएंगे ये सारे जो भी होंगे विद सच अ रूल एज वे प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे सारे वही पॉइंट लिखे कि रूल जो प्रिस्क्राइब होंगे उसके अकॉर्डिंग ऑडिट कराओ, उसके अकॉर्डिंग सोल्वेंसी रिपोर्ट रखो, 6 मंथ तक रखने हैं। जो इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है वो रखने हैं। LLP विच फेल टू कंप्लाई, जो फेल हो गई कंप्लाई करने के लिए तो पनिशेबल होगी, और उससे कितने फाइन, 25,000 तक का फाइन, 5 लाख तक चला जाएगा। और डेजिग्नेटेड पार्टनर को कितना लगेगा, 10,000 से 1 लाख का। तो ये अमाउंट तो आपको याद करना है। एनुअल रिटर्न के बारे में दिया गया है, तो रिटर्न भी रखनी पड़ेगी जो हर साल आप करते हो। हर साल रिटर्न फाइल की जाती है। रिटर्न का मतलब होता है ब्यौरा, सारी डिटेल। रिटर्न मीन्स डिटेल, हर साल आपको एक डिटेल देनी होगी कि आपने कितने पैसे कमाए, कितना आपने टैक्स दिया गवर्नमेंट को। एवरी LLP शैल फाइल एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर। क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हुआ, 60 दिन के अंदर आपको डिटेल भेजनी है फ्रॉम द मैनर, जो भी मैनर है प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको ऑनलाइन भेजनी है, किस मैनर में भेजनी है। सपोज फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तो आपको 30 मई तक भेज देनी है, अप्रैल और मई दोनों महीने मिलाकर 60 डेज के अंदर। अगर LLP ऐसा नहीं करेगी तो उसे फाइन देना पड़ेगा 25 से 5 लाख तक। और डेजिग्नेटेड पार्टनर को कितना देना है, 10,000 से 1 लाख तक। तो ये अमाउंट आप डिवाइस याद कर लेना, इसमें काफ़ी अमाउंट है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ इनटू LLP, कन्वर्जन फ्रॉम फर्म टू LLP। अगर फर्म को से हम LLP में जा रहे हैं, फर्म कौन सी, पार्टनरशिप फर्म जो 1932 के एक्ट में थी, उससे हम रजिस्टर किस में जा रहे हैं, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो 2008 में है। अब फर्म में कन्वर्ट LLP इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन चैप्टर एंड सेकंड शेड्यूल। तो इसमें बस नाम दे रखा है कि जो उसके चैप्टर में सेकंड शेड्यूल में लिखे उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट करा सकते हैं। और आगे अगर प्राइवेट कंपनी LLP में कराती है तो उसमें थर्ड शेड्यूल में लिखा गया है, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कराती है तो फोर्थ शेड्यूल में। बस ये शेड्यूल के बारे में दे रखे हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, और अगर कन्वर्जन करा लेंगे तो क्या होगा, LLP में आने के बाद जो LLP के फीचर्स हैं वो सब एप्लीकेबल हो जाएंगे, और वो कंपनी फर्म जो भी कन्वर्ट कराएगी वो LLP बन जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इन्हें रीड कर लेना। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, ये भी नॉर्मल से है। अब लिखा है इसमें फॉरेन LLP। फॉरेन LLP वही है जो विदेशों में रजिस्टर्ड हुई है लेकिन इंडिया में उसका वर्क प्लेस है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक rule for provision in relation to establishment of place of business for an LLP within India and carrying on the business therein by applying incorporating with such modification। तो कुछ मॉडिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट्स भारत सरकार करके उस फॉरेन कंपनी को अपने यहाँ पर रेगुलेट कर सकती है। ये भी छोटा सा ही पॉइंट था। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हमने पढ़ा था, शायद एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था डिसोल्यूशन का कि वाइंड अप कब कब किया जा सकता है। याद है आपको कौन से एग्जाम में था, मेरे पास इसकी फाइल है, मैं दिखाता 21 20 नवंबर 20 में, नवंबर 20, नवंबर 20 में।
स्टेट्स अंडर विच एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो कंडीशन बताने जिसमें वाउंड अप कर दिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नवंबर 20 का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें वाइंडिंग अप यानी कि डिसोल्यूशन। तो वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, द वाइंडिंग अप एलएलपी में भी आइदर वॉलंटरी भी हो सकता है और ट्रिब्यूनल भी कर सकती है, लेकिन एग्जाम में है ट्रिब्यूनल के बारे में, वाइंडिंग अप का हो सकता है इस बार आ जाए, कुछ भी हो सकता है वैसे ही, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मे बी डिसॉल्व। और सर्कमस्टेंस इन विच एलएलपी में भी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, ये क्वेश्चन है सेक्शन 64 का। तो इसका आंसर भी देखते हैं इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है। आई होप आई हैव दैट नवंबर 21। नवंबर 20 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ध्यान से देखना इसका आंसर, सेक्शन 64 एफ तक पॉइंट लिखे गए हैं 5 मार्क्स में। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन। सेक्शन 64 ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 स्टेट सर्कमस्टेंसेस इन विच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की डिसाइड कर रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर लिया है फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, वही पार्टनर्स वाली बात जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, नंबर ऑफ पार्टनर अगर उसके कम हो गए 2 से 6 महीने से ज़्यादा वो कंटिन्यू काम कर रहा है तब भी, और एलएलपी अपने डेप्ट ही पे नहीं कर पा रही है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के उसने इंटीग्रिटी को, एकता और अखंडता का खंडन कर दिया, मतलब इंडिया के अगेंस्ट ही उसने कुछ काम कर दिया। सिक्योरिटी स्टेट ऑफ पब्लिक ऑर्डर नहीं माने उसने। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज मेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सोल्वेंसी ही उसने फाइल नहीं करा, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी 5 साल तक। बताओ 60 डेज के अंदर करना होता है और 5 साल तक नहीं करी। और ट्रिब्यूनल इज द ओपिनियन दैट इज जस्ट इक्विटेबल। ट्रिब्यूनल को ऐसा लग रहा है कि ये इक्विटेबल है, मतलब सही है, इसको बंदी कर दो तो ठीक है, ये बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाउंड अप कर दिया जाए। तो टोटल पॉइंट अब इसे हम बुक से भी रीड कर लेते हैं, सिंपल से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक, अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तो इजिली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सेक्शन 64 लास्ट क्वेश्चन, आई होप ये, एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना वीडियो को, ओके। इफ द एलएलपी डिसाइड दैट एलएलपी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, अगर एलएलपी ने डिसाइड करा है ये वुड बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल से वाउंड अप कर देगा, वो कंडीशन इफ द पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, अगर जो पीरियड है वो 6 महीने से ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूस बिलो 2, पार्टनर 2 से कम हो गए। इफ एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेप्ट, एलएलपी अपने डेप्ट ही पे नहीं कर पा रही है, सेम वही बात, एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट सोवरेनिटी, भारत की अखंडता और इंटीग्रिटी, एकता को उसने खतरे में डाल दिया, उसके अगेंस्ट काम कर रही है। अगेंस्ट काम क्या कर सकती है वो इंडिया के जो दुश्मन देश हैं, चाइना के साथ अगर वॉर हो रही है, अगर उसके साथ दुश्मन है उसके साथ डील कर रही है, और ऐसे प्रोडक्ट को सेल कर रही है जिसपे बैन लगा दिया गया है। इंडिया में ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल में प्रोवाइड करने उसे ब्लैक में सेल कर रही है पार्टनरशिप बनाकर, तो गलत है। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो पब्लिक ऑर्डर से इफ एलएलपी हैज मेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग द रजिस्टर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी फाइल नहीं कर पाए, और एंड सोल्वेंसी या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, जो 60 डेज के अंदर करना पड़ता है, 5 साल तक, 5 साल, 5 ईयर्स तक, यानी 5 consecutive ईयर। तो और इफ ट्रिब्यूनल इज दैट ऑफ ओपिनियन दैट इज जस्ट इक्विटेबल ऑफ द एलएलपी, एलएलपी जस्ट इक्विटेबल, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि एलएलपी को बंद करना सही है, इक्विटेबल है, सही है मायने में, ठीक है उसे बंद कर दिया जाए तो भी वो बंद कर देगी, उनके पास बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये था रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर देगी प्रोविजन वार्निंग ऑफ द डिसोल्यूशन। तो आगे मिसलेनियस टॉपिक है, एप्लीकेशन प्रोविजन कंपनी एक्ट 67 के बारे में दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग 68, पेमेंट विद एडिशनल फीस 69, डिफरेंस बिटवीन अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप रीड कर सकते हैं, सिंपल सा एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म। आप अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा और एलएलपी के फीचर पढ़े हैं तो ये इजीली हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें, आप ऐसे पढ़ना है जैसे नेम, इसमें नेम ऑफ द एलएलपी, एलएलपी कंटेन द वर्ड एलएलपी, और इसमें तो कोई गाइडलाइन ही नहीं है पार्टनरशिप में, वो एलएलपी लगाना जरूरी नहीं है। लायबिलिटी यहाँ पे तो लिमिटेड होगी ना, पार्टनर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड, और यहाँ पर अनलिमिटेड, ऐसे पॉइंट देख सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी ईच पार्टनर, म्यूचुअल एजेंसी तो यहाँ पर भी है, कैन बाइंड। डेफिनेटली पार्टनर यहाँ पे एटलीस्ट 2 होना जरूरी है जिसमें से एक रेजिडेंट होगा, और यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो सिंपल सिंपल से पॉइंट आप इसे रीड करेंगे तो इजीली हो जाएगा। कॉमर्शियल यहाँ पर होती है, वहाँ नहीं होती, लीगल कंप्लेंस उससे ज़्यादा यहाँ पे, एनुअल फाइलिंग यहाँ पे कंपलसरी है,
यहाँ पर नहीं है। एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में थोड़ी ज़्यादा कंप्लायंस है, एलएलपी में कम है। नेक्स्ट आप इन्हें रीड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे डायरेक्टर्स के नंबर दे रखे, डेजिग्नेटेड और समरी दे रखी है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके काफ़ी काम आए। एग्जाम से पहले आप इसे जरूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।